ओके, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एसिड रेन एंड ओशियन एसिडिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो लास्ट वाली क्लास में हमने प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर्स के बारे में देखा था, कैसे एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है, कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस को इंस्टॉल करते हैं इंडस्ट्रीज। ठीक है, और आज हम इफेक्ट्स के बारे में देखेंगे, इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, एसिड रेन। तो सबसे पहले हम देखेंगे एसिड रेन के बारे में। ठीक है, तो नाम ही है देखिए एसिड रेन। तो एक ऐसी रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन इस तरह का हो कि उसका जो पीएच हो वो काफी ज्यादा एसिडिक एज कंपेयर टू यूजुअल या नॉर्मल रेनफॉल। जनरली जो रेनफॉल होती है, जो आपकी रेनफॉल होती है, ठीक है, इसका पीएच होता है, आप कह सकते हैं लगभग 5.6 के आसपास या उससे ज्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5.6। ठीक है, अब पीएच क्या होता है, ये स्केल होती है। ठीक, एक स्केल होती है जिसपे हम मेजर करते हैं किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी और उसकी बेसिसिटी। ठीक है, तो ये आपका न्यूट्रल पॉइंट होता है 7। ठीक है, और जब आप 7 से राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं, मतलब 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 14 तक जब आप जाते हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं, एल्कलीन। एल्कलाइन मतलब जो बेसिक हैं, जिनकी बेसिसिटी ज्यादा है। ठीक है, बेसिक सब्सटेंसेस हैं। और जब आप इधर जाते हैं, 7 से कम जाते हैं, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो यहाँ आपको सबसे ज्यादा एसिडिक सब्सटेंसेस मिलते हैं। ठीक है ना, हाई एसिडिक सब्सटेंसेस हैं। और ये आपका जो 7 है, जो कि नॉर्मल वाटर वगैरह का होता है, ये आपका न्यूट्रल होता है। ठीक, जो नॉर्मल पानी है वो न्यूट्रल होता है। रेन वाटर न्यूट्रल नहीं होती। जो वर्षा होती है वो 7 से कम होती है और कहीं 5.6 के आसपास या उससे ज्यादा होती है। ठीक है, 5.6 से बड़ी होती है या उससे ज्यादा होती है। तो डिपेंड करता है कि कितना कंसंट्रेशन उसमें CO2 का मिक्स है, क्योंकि जो रेनफॉल होती है उसमें वीक एसिड्स होते हैं, जैसे कि H2CO3, जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड मतलब इनकी जो पीएच होगी वो लगभग 6, 6.5, 5, 5.5 ऐसे होगी। और जो हाईली एसिडिक होंगे वो 2, 1, 0 इस लेवल पर उनकी पीएच वैल्यू होगी। ठीक है, तो जो रेनफॉल होती है, जो वर्षा होती है, जो आजकल मॉनसून सीजन चल रहा है, वर्षा हो रही है, तो पीएच उसकी 5.6 से ज्यादा होती है, तो इसको हम नॉर्मल रेनफॉल या नॉर्मल प्रेसिपिटेशन कहते हैं। लेकिन ऐसी वर्षा हो, ऐसा प्रेसिपिटेशन हो जिसमें पीएच 5.6 से कम हो जाए, लेस देन 5.6 हो जाए। ठीक है, लेस देन 5.6 हो जाए पीएच किसकी, रेनफॉल की या प्रेसिपिटेशन की, जो भी वर्षा गिर रही होगी, तो वैसे पीएच वाली रेनफॉल को हम क्या कह देते हैं, एसिड रेन कहते हैं। लेस देन 5.6 जिसकी हो, इट इज टर्म्ड एज एसिड रेन। फाइन, तो एसिड रेन रिफर्स टू एनी प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन मतलब ऊपर से जो नीचे गिर रहा है। फाइन, तो चाहे वो रेन हो, फॉग हो, मिस्ट हो, स्नो हो, कोई भी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन हो, और जो कि यूजुअली ज्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक देन नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल मतलब यहाँ पे क्या है कि जो जनरली बारिश होती है उसका पीएच 5.6 या उससे ज्यादा होता है, लेकिन अगर प्रेसिपिटेशन का जो पीएच है वो आपका लेस देन 5.6 हो जाएगा। ठीक है, पीएच ऑफ लेस देन 5.6, तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिड रेन। अपने आप में रेनफॉल जो होती है वो खुद ही एसिडिक होती है। जो वर्षा होती है वो अपने आप एसिडिक नेचर की है, क्योंकि उसका पीएच 7 से कम है। कोई भी ऐसी चीज, ऐसा सब्सटेंस जिसका पीएच 7 से कम हो, ठीक है, पीएच अगर 7 से कम हो तो वो एसिडिक की तरफ बढ़ रही है। तो रेनफॉल मैंने कहा 5.6 से ज्यादा है, मतलब मान लो 5.7 है, 6 है, ऐसा है समथिंग, तो ये अपने आप में एसिडिक तो है। तो रेनफॉल अपने आप में एसिडिक होती है, लेकिन उसको एसिड रेन नहीं कहते। एसिड रेन होने के लिए पीएच जो है वो 5.6 से कम होना चाहिए, तब जाके उसको हम कह सकते हैं ये एसिड रेन है। ठीक है, तो एसिड रेन कब होती है, जब उसमें
कार्बोनिक एसिड के साथ साथ, जनरली रेनफॉल में ये एसिड होता है H2CO3, ठीक है, क्योंकि पानी है और उसके साथ साथ हवा में कार्बन डाइऑक्साइड टहल रही है, तो यही जो है आपकी कार्बोनिक एसिड बन जाता है। और ये इसका जो पीएच होता है वो 6, 6, सवा 6, 6.5 इसके कम होता है। तो जितना ज़्यादा CO2 मिक्स हो जाएगा उतना ज़्यादा ये एसिडिक, वीकली एसिडिक कार्बोनिक एसिड बढ़ता चला जाएगा, तो उतना ज़्यादा रेनफॉल एसिडिक होती, लेकिन हाँ 5.6 से नीचे नहीं आ पाती। 5.6 से नीचे तभी आएगी जब इसमें कार्बोनिक एसिड के साथ साथ कुछ और एसिड मिक्स हो जाए, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, ठीक है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऐसा प्रेसिपिटेशन हो जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड सब मिक्स होकर नीचे आ रहे हैं, तो ऐसे रेनफॉल की जो पीएच है वो 5.6 से भी कम होना शुरू हो जाती है, 5, सवा 5, ठीक है, इस तरह होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे रेन को क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। तो एसिड रेन तब होती है जब हमारा जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, कल हमने पोल्यूशन के बारे में बात की थी, ठीक है, तो जो सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है, इंडस्ट्रीज हैं, व्हीकल्स हैं, उसमें से जो गैसेस बाहर निकल रही हैं, स्पेशली एसिडिक गैसेस बाहर निकल रही हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2, और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, NO, N2O, NO2, ये जितने भी नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हैं, उसके साथ सल्फर की ऑक्साइड्स हैं, ये जो बाहर निकल रहे हैं जब हम फॉसिल फ्यूल्स को, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को जला रहे हैं, बायोमास को जला रहे हैं, ईंधन को बर्न कर रहे हैं अपने व्हीकल्स में, ठीक है, तो उससे ये सब गैसेस बाहर निकल रही हैं, और ये गैसेस हवा में जाने के बाद बना लेती हैं HNO3 और उसके साथ साथ H2SO4, ठीक है। तो ये जब मिक्स होती है वर्षा में तो एसिड लेवल को कम कर देती हैं, पीएच को कम कर देती हैं, 5.6 से नीचे कर देती हैं, तब जाके ये एसिड रेन कहलाता है, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो प्रेसिपिटेशन जब एसिडिक फॉर्म का ज्यादा हो जाता है, जब 5.6 से कम हो जाता है, चाहे वो स्मॉग हो, फॉग हो, मिस्ट हो, रेन हो, तो ये धीरे धीरे एटमॉस्फेयर से बाहर आके नीचे प्रेसिपिटेट आना शुरू हो जाता है, और जो सेटल ऑन द डस्ट पार्टिकल, जो डस्ट पार्टिकल्स टहल रहे हैं एटमॉस्फेयर, छोटे छोटे कण हैं, उनके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और फिर धीरे धीरे उनके थ्रू आसपास के जितने पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। क्या? यही एसिडिक कंटेंट जो है आपका एसिड रेन का, ठीक है। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे कि ये दो टाइप का होता है, एक होता है आपका ड्राई डिपोजिशन और एक होता है वेट डिपोजिशन, ठीक है। उससे पहले हम जरा स्केल्स के बारे में फिर से देख लेते हैं एक बार। पीएच स्केल जो है आपकी ऊपर मैंने दिखाया था, ये नंबर लाइन जैसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। सो इट इज अ मेजर ऑफ हाउ एसिडिक और हाउ बेसिक एल्कलाइन अ सॉल्यूशन इज, ठीक है। कोई भी सॉल्यूशन वगैरह है वो कितना ज्यादा उसमें एसिडिटी है, कितनी ज्यादा बेसिडिटी, उसको नापने के लिए हम पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं। जो रेंज होती है वो आपकी 0 से 14 के बीच में होती है। तो 0 जो है वो हाईली एसिडिक हो गया, 14 जो हो गया वो हाईली बेसिक हो गया, ठीक है। 7 जो है वो न्यूट्रल स्केल होती है, तो न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल पानी। तो pH लेस देन 7 इज एसिडिक एंड pH ग्रेटर देन 7 इज बेसिक। 7 से कम जो भी है वो उसको एसिडिक नेचर में बोलेंगे, और 7 से जो ज्यादा है उसको बेसिक नेचर का बोलेंगे, ठीक है। तो ये pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये आप फुल फॉर्म समझ सकते हैं pH का। मतलब कितना ज्यादा किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस कितने ज्यादा हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन कहते हैं इसे। H+ आयंस किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है, कोई कंपाउंड है, मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, उसमें हाइड्रोजन आयंस कितने ज्यादा प्रेजेंट है, कितने हाई कंसंट्रेशन में है, वही बताएगा वो सब्सटेंस की एसिडिटी। जितना ज्यादा H+ आयंस होंगे किसी भी सॉल्यूशन में, उतना ज्यादा वो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा, और जितना कम होंगे उतना ज्यादा वो सॉल्यूशन बेसिक नेचर में हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक तब होगा जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होंगे, एसिडिक तब होगा जब H+ आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो it is based on hydrogen ion concentration in an aqueous solution. pH value decrease as hydrogen ion level increase, ठीक है। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयंस बढ़ते चले जाएंगे, H+ आयन बढ़ते चले जाएंगे किसी भी सॉल्यूशन में, तो उसका pH कम होता जाएगा। pH कम होना मतलब क्या है कि 7 से कम होना शुरू हो जाएगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जितना ज्यादा कम होगा pH उतना ज्यादा वो सब्सटेंस क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि लेस देन 7 मतलब एसिडिक होना। अब इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई सोल्यूशन है जिसका pH 4 है, ठीक है,
अगर आप इसको कंपेयर करो किसी ऐसी सब्सटेंस से जिसका सोल्यूशन 5 है, फाइन, pH4 pH5, तो ऐसे आपको देखने में क्या लग रहा है कि सिर्फ भाई एक सब्सटेंस है, लेट्स एज्यूम सोल्यूशन ए और एक है सोल्यूशन बी। सोल्यूशन ए का pH है 4, ठीक है, और सोल्यूशन बी का जो है pH5, तो देखने में डिफरेंस सिर्फ एक का है, लेकिन अगर इसको हम इंटेंसिटी वाइज नापते हैं एक्वस आयंस के सोल्यूशन एस्ट्रस आयंस कितने होंगे, तो वो 10 टाइम्स होंगे। तो pH4 इज 10 टाइम्स मोर एसिडिक, मतलब ये सोल्यूशन जो है ये 10 टाइम्स 10 गुना ज्यादा एसिडिक है, ठीक है, एज कंपेयर टू सोल्यूशन बी। और उसी के साथ साथ अगर आप इसको नापें, एक और आप ले लेते हैं सोल्यूशन जिसका pH6 है, ठीक है, तो अगर pH6 है किसी सोल्यूशन का, उसको कंपेयर करें pH4 के साथ, तो देखने में सिर्फ डिफरेंस 2 का आ रहा है कि एक का 4 है एक का 6 है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन आयंस के अकॉर्डिंग 100 टाइम्स ज्यादा एसिडिक होगा pH4 एज कंपेयर टू pH6। तो अगर आप pH4 और pH6 को कंपेयर करेंगे तो 100 टाइम्स ज्यादा एसिडिक है कौन, ए, मतलब pH4 एज कंपेयर टू pH6, ठीक है। तो इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अब कौन कौन सी गैसेस होती हैं जो जनरली एसिड रेन बनाती हैं, ये एसिड रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, तो वो गैसेस होती हैं एसिडिक गैसेस, जो पानी में मिलने के बाद एसिड बना लेती हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, उनको हम एसिडिक गैसेस कहते हैं। जैसे कि सल्फर के ऑक्साइड्स SOX, अब चाहे ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे कुछ अमाउंट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, तो ये दोनों ही जो गैसेस आपकी हैं ये है एसिडिक गैसेस। अब ये गैसेस कहाँ से बाहर निकलती हैं, सोर्स क्या है इसका, तो ऑब्वियस सी बात है, फॉसिल फ्यूल को जब आप बर्न करते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को बर्न करते हैं, पावर प्लांट वगैरह में इनका इस्तेमाल करते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं, हाई पॉइंट पे हीट करते हैं किसी मेटल सल्फाइड ओर्स को, मतलब जहाँ मेटलर्जी प्रोसेस होते हैं वहाँ पे ओर्स को हीट किया जाता है, तो वैसा बाय प्रोडक्ट सब चीजें बाहर निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी बाहर निकलता है, स्पेशली ऐसे ओर्स को जिसके अंदर सल्फाइड हो, ठीक है। इंडस्ट्रीज में जहाँ पे कई सारे फ्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं और बाय प्रोडक्ट कई सारी गैसेस बाहर निकल रही हैं, ठीक है, वहाँ पे भी जहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जहाँ पे आप कंपनीज में या मैन्युफैक्चरिंग हब में आप सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं, वहाँ भी एज ए बाय प्रोडक्ट SO2 कई बार स्केप कर जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज है जहाँ पे केमिकल्स बनाए जा रहे हैं, दवाइयाँ बन रही हैं, कुछ फर्टिलाइजर्स बनाए जा रहे हैं, फिर जो नेचुरल सोर्स है जैसे कि वोल्केनो, जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो कई सारे गैसेस बाहर निकलती हैं, मैग्मा बाहर निकलता है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सभी बाहर निकलती हैं, और समय समय पे समुद्रों से, ओशन से भी निकलती रहती हैं सल्फर के कंपाउंड। और उसके साथ साथ जो है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज होता है, मतलब जब भी कोई प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी ये मर जाते हैं, ठीक है, और इनका जब डीके होना शुरू होता है, ये सड़ना शुरू होते हैं, इनको डिकम्पोज करना शुरू करते हैं। डिकम्पोज कौन करेगा, बैक्टीरिया करेगा। तो बैक्टीरिया जब इनको डिकम्पोज करता है, मतलब मरे हुए बायोमास को डिकम्पोज करके छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, लेट्स एज्यूम बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है, प्लांट की बात अगर करें तो कार्बोहाइड्रेट आपका C6H12O6 हो गया, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिकम्पोज करके उसमें से कार्बन अलग हटाना, हाइड्रोजन अलग हटाना, ऑक्सीजन अलग हटाना, उनको सिंपल सिंपल एटम्स में कन्वर्ट कर देना, ये काम होता है डिकम्पोजिशन में, ठीक है। तो जब डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, तो उसमें जो भी ट्रैप सल्फर वगैरह होता है, ये सब भी बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और ऑक्सीजन से कंबाइन होकर SO2 बन के बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में पहुंचती है। ऐसे ही नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स है वो भी एसिडिक नेचर में हो सकते हैं, जैसे कि NO, NO2, N2, ठीक है। तो स्पेशली जो NO2 होता है वो ज्यादा हार्मफुल होता है इसमें और ज्यादा एसिडिक नेचर में होता है, तो ये भी जब एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है तो आगे बढ़ के ये HNO3 बना सकता है। ये भी कब निकलेगा, जब आप फॉसिल फ्यूल्स को बनाएंगे, या एटमॉस्फेरिक इवेंट ऐसे होंगे, लाइटनिंग हो रही है हवा में, आपको पता है नाइट्रोजन गैस एबंडेंट है हमारे पास, ठीक है, तो नाइट्रोजन बॉन्ड इस तरह से होता है, M ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो इस पर जब लाइटनिंग वगैरह पड़ती है, ठीक है, हाई एनर्जी जब पड़ती है तो उसके बॉन्ड को कहीं से तोड़ देती है, डिसोसिएशन हो जाता है बॉन्ड का, ठीक है, तो आप फोटोलिसिस वगैरह भी कह सकते हैं। और उसके बाद हवा में ऑक्सीजन तो टहल ही रहा है, तो वो इससे कंबाइन होकर कई बार NO बना लेता है, जब बॉन्ड टूट गया N का, N इससे कंबाइन करके NO बना लिया या NO2 बना लिया,
ठीक है, या जो भी N2O बन गया, इस तरह से बन सकता है। बायोमास बर्निंग, जब भी आप पेड़ पौधे, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस इन सबको बर्न करते हैं, उससे गैसेस बाहर निकलती हैं। फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाती है। हर एक सब्सटेंस में हर एक बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर जो है, प्लांट है, एनिमल में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ सल्फर है। तो जब बर्न करते हैं तो वो बाहर निकलता है, ऑक्सीडाइज होता है। नाइट्रोजन भी है, और प्लांट में तो बहुत सारा नाइट्रोजन, ठीक है, आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी ही है, फाइन। तो नाइट्रोजन साइकिल में आप देखते हैं कि प्लांट्स को नाइट्रोजन बहुत सारा चाहिए, और उसके लिए क्या करना पड़ता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना पड़ता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं N2 फिक्सेशन, ठीक है। नाइट्रोजन को आप फिक्स करते हैं अलग अलग फॉर्म में, जैसे कि फिक्स होता है NH3 के फॉर्म में, एमोनिया के फॉर्म में, जिसको हम अमोनियम आयन भी कह देते हैं, ठीक है। नाइट्राइट्स के फॉर्म में फिक्स होता है, नाइट्रेट्स के फॉर्म में फिक्स होता है। तो इस तरह से कई सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो आप कह सकते हैं नेचुरल वे में फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को। फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्लांट्स को नाइट्रोजन उस फॉर्म में पहुंचाया जा सके जिस फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करना जानते हैं। तो प्लांट्स को नाइट्रोजन तो चाहिए, और प्लांट ऐसे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, जिसको आप N2 मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, पर इस तरीके से चाहिए, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होके। तो ऑब्वियसली बात है, प्लांट्स के अंदर बहुत सारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल भी जो बनता है, क्लोरोफिल में बहुत सारा नाइट्रोजन होता है। तो जब आप प्लांट्स को बर्न करते हैं तो इनके अंदर ट्रैप्ड नाइट्रोजन है वो बाहर निकलती है, ऑक्सीजन से मिक्स होती है, NO2 वगैरह बना के बाहर स्केप आउट कर जाती है। ऐसे ही ओशन में भी बहुत सारे प्लांट्स फ्लोरा फोना रह रहे हैं, वो भी समय समय पर डिकम्पोज होते हैं, उनमें से नाइट्रोजन बाहर निकलता रहता है। पावर प्लांट्स वगैरह में आप कोल को बर्न करते हैं, कोयला बर्न करते हैं, इसमें से भी कई सारी ट्रैप्ड गैसेस बाहर निकलती हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह भी बाहर निकलती हैं। तो ये आपके सोर्सेस हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए, एसिड रेन is caused by the pollution of the environment by the following gases। किन किन गैसेस के कॉम्बिनेशन से एसिड रेन बन सकता है, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि जो है यही एक आपको दिख रहा है कॉम्बिनेशन जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर है, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कॉम्बिनेशन है क्योंकि एसिडिक गैसेस चाहिए, और एसिडिक गैसेस आपको वही मिलेंगी जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, या सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, यही ज्यादा एसिडिक नेचर में होते हैं, इन्हीं के ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होते हैं। कार्बन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं नाइट्रोजन और सल्फर। तो ये जो है ऑप्शन है आपका नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यही मोस्ट अप्रोप्रिएट हो गया। लेकिन ज्यादा अगर आप पूछें कि नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा एसिडिक गैस कौन सी है, तो वो आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO2, ठीक है। नाइट्रस उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ऑप्शन में नाइट्रस ऑक्साइड ही था, तो आप इसको चूज कर लें, क्योंकि एनी हाउस के अंदर नाइट्रोजन तो है ही, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक हैं एज कम्पेयर टू कार्बन के ऑक्साइड या ओजोन से, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहते हैं, ठीक है। ये है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। तो इन दोनों का मिक्सचर जो है ये एसिड बना सकता है। और ऊपर ऑप्शन था कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हो नहीं पाता, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पानी में मिक्स होकर क्या बना लेते हैं, वीक कार्बोनिक एसिड H2CO3 बना लेते हैं। और H2CO3 एक वीक एसिड है, ठीक है। इसका pH बहुत ज्यादा कम नहीं हो सकता, इसका pH जितना भी होगा तब भी 6 के आसपास रहेगा, ठीक है। और आपको वीक एसिड बनाने के लिए कम से कम 5.5 या उससे कम का pH चाहिए। तो रेन वाटर ऑलरेडी अपने आप में एसिडिक तो होता है नेचुरली, जो भी वर्षा हो रही है वो एसिडिक होती है, बट दिस इज नॉट इनफ टू कॉल इट एसिड रेन। अपने आप में रेन वाटर एसिडिक है, लेकिन आप उसको एसिड रेन नहीं बोल सकते। एसिड रेन होने के लिए कंडीशन जरूरी है कि एसिड रेन मस्ट हैव pH ऑफ लेस देन 5.6। 5.6 का pH होना जरूरी है, तभी आप ऐसी वर्षा को अम्ल वर्षा या एसिड रेन कह सकते हैं, ठीक है। अब आप कहो कि सर मैं ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ज्यादा CO2 हवा में स्केप कर रहा है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, तो क्या जितना ज्यादा CO2 या CO पानी में घुलेगा तो उतना ज्यादा कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, तो क्या उससे एसिड रेन हम बता सकते हैं उसे? तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आप लगातार कंसंट्रेशन इंक्रीज करते रहें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का, और कहें कि इससे जो है रेन वाटर का pH 5.6 से कम हो जाएगा, वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है कार्बोनिक एसिड की, वो अपने आप में काफी कमजोर है, ठीक है। ये नहीं कि आप पानी में खूब CO और CO2 मिला दें और कहने की लो मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ,
CO और CO2 की, तो ये कार्बोनिक एसिड ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा, तो उसको हम एसिड रेन की कैटेगरी में ला देंगे, नहीं कह पाएंगे, ठीक है, क्योंकि तो अपने आप में एसिड काफ़ी वीक एसिड में आता है। तो तभी हो पाएगा जब नाइट्रोजन या सल्फर के ऑक्साइड्स मिलके एसिड बनाएंगे, जैसे कि HNO3 बनाएंगे या H2SO4 बनाएंगे, और फिर ये पानी मिक्स होगा H2O में, तब जाके ऐसी वर्षा जो होगी वो 5.6 कम हो जाएगी, और फिर उसको आप एसिड रेन बोल पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो मैं आपको स्टार्टिंग बता रहा था कि एसिड रेन के डिपोजिशन किस तरह से हो सकते हैं, ठीक है, कैसे वो नीचे आता है, किस किस फॉर्म में आ सकता है, तो डिपेंड करता है कि क्लाइमेट कैसा है, किस जगह एसिड रेन होने के चांसेस हैं। अगर ड्राई एरिया, सूखा एरिया, ठीक है, तो वहां पे जो है जो डिकम्पोजिशन होगी वो ड्राई डिकम्पोजिशन, सॉरी जो डिपोजिशन होगी वो ड्राई डिपोजिशन, और अगर ह्यूमिड एरिया है, वेट एरिया है, तो वहां पे आपका वेट डिपोजिशन होगा, ठीक है। तो एसिड रेन जो है ये बड़ी कैटेगरी है, इट्स अ ब्रॉड टर्म। अब इसके ये एक अम्ब्रेला है इस तरह का, इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं, एक आपका आ जाता है वेट, एक आपका आ जाता है ड्राई। वेट एसिड रेन या ड्राई एसिड रेन या वेट डिपोजिशन या ड्राई डिपोजिशन आप कह सकते हैं। So acid rain is a broad term which refers to a mixture of wet and dry deposition, ठीक है, a form of deposition material from the atmosphere, मतलब जो डिपोजिशन मतलब जो ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। वेट डिपोजिशन कहाँ होता है, तो अगर यही केमिकल्स मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये पानी से मिल जाते हैं, हवा में नमी है, वेट क्लाइमेट एटमॉस्फेयर है, तो वहां पे ये वेट डिपोजिशन के फॉर्म में नीचे आते हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पर, if the acid chemicals in the air are blown into areas where the weather is wet, ठीक है, मतलब किसी फैक्ट्री से, चिमनी से या कहीं से भी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकले और बहते हुए किसी ऐसे एरिया में पहुंच गए जहाँ पे नमी ज्यादा है, वेदर जो है वो वेट, बारिश हुई है या होने के चांसेस है, तो ऐसी जगह जो है the acids can fall to the ground in the form of rain, smoke, fog और mist। तो एसिड रेन जिसको आप नॉर्मल समझ लें कि हाँ एसिड रेन गिरती है, वो जनरली गिरती है वेट एरियाज में, ठीक है, ड्राई एरियाज में नहीं गिरती, वो वेट एरिया में गिरती है इन दी फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, फॉग और मिस्ट, ठीक है। अब इसके साथ जब ये प्रेसिपिटेशन नीचे आता है, जमीन पे आता है, ठीक है, ये ऊपर से गिर के नीचे आ रहा है, तो जो सॉइल है यहाँ पे इसके ऊपर ये पानी पड़ता है और फिर यहाँ से बहता हुआ चला जाता है। एज दिस एसिडिक वाटर फ्लोज ओवर एंड थ्रू द ग्राउंड इट अफेक्ट्स अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो नीचे यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह हैं, ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पीएच चाहिए सर्वाइव करने के लिए। हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, जो ऑर्गन्स हैं, वो अपने आप ट्रेंड है कि एक पर्टिकुलर पीएच में ही काम कर सकते हैं। अगर पीएच कम ज़्यादा अचानक से हो जाएगा तो जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी जब एसिड रेन नीचे आती है, जो भी प्लांट्स वगैरह हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको अफेक्ट करती है, उनकी लाइफ को अफेक्ट करती है। तो ये आपका वेट डिपोजिशन था, ये इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, फॉग और मिस्ट ऐसे होता है, ठीक है। अभी और आपको समझाता हूँ अच्छे से इसको। एक आपका होता है ड्राई डिपोजिशन, ठीक है, देखिए ये आपका है ड्राई डिपोजिशन। ये कहाँ होगा, वहां होगा जहाँ का जो वेदर है वो ड्राई है, सूखा है, ठीक है, इन एरियाज वेयर द वेदर इज ड्राई। अब यहाँ जो एसिड केमिकल्स हैं, मतलब यही सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये डस्ट का फॉर्म ले लेते हैं, स्मोक का फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है, और नीचे गिर जाते हैं थ्रू ड्राई डिपोजिशन। डस्ट पार्टिकल्स फॉर्म में बन के जो धुएं के फॉर्म में जाते हैं वैसे ही नीचे आ जाते हैं, ठीक है, और ग्राउंड से आके स्टिक हो जाते हैं, या बिल्डिंग वगैरह पे या पेड़ पौधों पे, या जो भी ऑटोमोबाइल्स बाहर खड़े हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, उनके ऊपर धूल के फॉर्म में स्प्रेड हो जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स। उनको आप समझते हैं, पर वो डस्ट पार्टिकल सिर्फ डस्ट पार्टिकल नहीं है, उसके ऊपर ट्रैप्ड है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ड्राई डिपोजिशन। अब होता क्या है कि ड्राई डिपोजिटेड गैसेस एंड पार्टिकल्स, ठीक है, ये जो ड्राई गैस नीचे आई है, सूखी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल में मिक्स होकर नीचे आके कहीं पे सेटल डाउन हो गई है, बैठ गई है। अब कभी इसके ऊपर पानी पड़ गया, अगर कहीं से वर्षा हो गई, इसके ऊपर किसी ने पानी मार दिया, तो अब दे कैन बी वॉश्ड फ्रॉम दीज सर्फेसेस बाय रेन स्टॉर्म। मान लीजिए हवा आ गई, आंधी तूफान आ गया, और जो भी वो डस्ट पार्टिकल्स जो कि एसिडिक डस्ट पार्टिकल्स थे, उनके ऊपर अब पानी बढ़ेगा तो पानी के थ्रू बहते हुए वहां से बाहर निकल जाएंगे, रन ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। मतलब एक तरह से पहले तो वो ड्राई थे, लेकिन जब उनमें पानी पड़ गया तो अब वापस वो वेट हो गए और बहते हुए बाहर निकल रहे हैं, और जो सोल्यूशन जो बहते हुए बाहर जा रहा है वो एसिडिक नेचर में, ठीक है। दिस रन ऑफ वाटर मेक्स द रिजल्टिंग मिक्सचर मोर एसिडिक, ठीक है। क्योंकि हुआ क्या कि लेट्स एज्यूम ये आपकी एक कार है, इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स पड़े हुए हैं,
ठीक है। और ये सिर्फ नॉर्मल डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, धूल नहीं है, इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी ट्रैप्ड है, मिक्स है। अब ऊपर से अगर वर्षा हो गई, ठीक है, तो अब इसको ये पानी में बहा के बाहर ले जाएगा, ठीक है। तो अब ये पानी में मिक्स हो गया, ये जो डस्ट पार्टिकल्स थे, ये पानी कौन सा था, ये रेन वाटर था, ठीक है, ये नॉर्मल वाटर नहीं था, ये रेन वाटर था। मतलब इसके अंदर ऑलरेडी क्या था, इसके अंदर ऑलरेडी आपका था कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब इसमें क्या मिक्स हो गया, पानी तो था ही, कार्बोनिक एसिड भी था, अब इसमें मिक्स हो गया ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आपका सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स हो गया, जो कि अब अपने फॉर्म में आ गए हैं, पानी से रिएक्ट करने के बाद बना लिए हैं एसिड, मतलब HNO3 बना लिए हैं और H2SO4 बना लिए हैं, ठीक है, ओके। तो अब ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर बन गया है, ये बहुत ज्यादा एसिडिक है, और अभी जहां भी बहता वो जाएगा उस एरिया को एसिडिक करता जाएगा, उसकी पीएच कम करता जाएगा, जो भी प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको परेशान करना शुरू करेगा। तो एक अनुमान के अकॉर्डिंग थ्रू आउट दी अर्थ जो भी एसिड रेन होती है, दो पार्ट में होती है, ये वेट फॉर्म में होती है, सीधे बारिश के फॉर्म में नीचे आती है, या एक होता है ड्राई फॉर्म, ठीक है, कि ये धूल मिट्टी के फॉर्म में नीचे आती है, फिर इस पर जब पानी पड़ता है तब ये वहां से बहते हुए चली जाती है। तो अबाउट हाफ ऑफ द एसिडिटी इन द एटमॉस्फेयर, मतलब जितना भी एसिड ऊपर है हवा में, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जब नीचे आते हैं तो मैक्सिमम ये जो नीचे आते हैं, दे फॉल बैक टू द अर्थ थ्रू ड्राई डिपोजिशन, मतलब जो ड्राई डिपोजिशन है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेट डिपोजिशन, ठीक है। मतलब जो एसिड रेन होती है उसमें से ड्राई वाला पार्ट ज्यादा होता है, क्योंकि ड्राई एरिया ज्यादा है, तो वहां पे ड्राई पार्ट ज्यादा, जो सूखे हुए डस्ट पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर ये गैसेस जम कर नीचे आना शुरू हो जाती हैं। तो मैक्सिमम जो एसिड रेन होता है वो ड्राई डिपोजिशन के थ्रू होता है, और बाकी जो होता है बचा हुआ वो वेट डिपोजिशन के थ्रू होता है, मतलब सीधे रेनफॉल के थ्रू हो जाता है। तो कैसे बनता है एसिड रेन, के पीछे की केमिस्ट्री क्या है, आइए इसको समझते हैं। केमिस्ट्री ऑफ एसिड रेन, जनरली इसमें 6 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, ठीक है। पहला तो क्या चाहिए आपको, सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स चाहिए। तो एटमॉस्फेयर रिसीव्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन फ्रॉम नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, जैसे कि अपने आप लाइटनिंग हो गई तो नाइट्रोजन बॉन्ड टूट गया, NO2 बन गया, ठीक है, या कहीं से वोल्केनो वगैरह इरप्ट हो गया, या ओशियंस और सीज से निकल रहे हैं, या डेड डिकम्पोजिशन के थ्रू ऑक्साइड्स बाहर रिलीज हो रहे हैं, और ह्यूमन फॉर्म, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में हम बंद कर रहे हैं, फ्यूल्स को बंद कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, तो उसके भी थ्रू ये एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं। अब इन ऑक्साइड्स में से सम ऑफ दीज ऑक्साइड्स फॉल बैक डायरेक्टली टू द ग्राउंड, मतलब अब ये जो SO2 और NO2 ये हवा में जो पहुंच गए हैं, ये वापस नीचे आ जाते हैं इन ड्राई फॉर्म, जिसको हम कहते हैं ड्राई डिपोजिशन, डस्ट पार्टिकल से अटैच होकर नीचे आ जाते हैं। अब ये गिर सकते हैं वहीं जहां से उठ के ऊपर गए हैं, आगे टू द प्लेस ऑफ ओरिजिन और सम डिस्टेंस अवे, मतलब मान लीजिए यहाँ पे कोई फैक्ट्री है, यहाँ से धुआं निकल रहा है, इसी धुएं से NO2 और SO2 भी बाहर निकले हैं, हो सकता है ये ऊपर जाने के बाद थोड़ी दूर बाद वापस नीचे डस्ट पार्टिकल्स के फॉर्म में नीचे गिर जाएं, या हो सकता है इनको हवा यहाँ से बाहर ले जाए, कहीं दूर चले जाएं, और फिर डिपेंड करेगी वहाँ पे ड्राई है एटमॉस्फेयर या वेट है। वेट होगा तो पानी मिक्स होकर सीधे एसिड रेन के फॉर्म में नीचे आ जाएंगे, और ड्राई होगा तो वापस डस्ट पार्टिकल्स के फॉर्म में नीचे आके सेटल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें सनलाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सनलाइट जो है वो स्टिमुलेट करती है, बढ़ाती है। क्या होता है सनलाइट में, आपको पता है ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, तो सनलाइट जो है ओजोन बनाने का काम करना शुरू कर देती है। सनलाइट स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। आपको ओजोन जनरली ट्रोपोस्फियर में नहीं जल्दी मिलता, लेकिन होता क्या है कई बार, ठीक है, ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ दिया जाता है, इसमें से एक ऑक्सीजन एटम निकल जाता है बाहर, ठीक है। ये टूट सकता है बॉन्ड तब जब इसमें मान लीजिए सनलाइट पड़ रही तेजी से, बॉन्ड को तोड़ दिया, एक ऑक्सीजन एटम बाहर निकल गया, वापस कंबाइन कर गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, क्या बन जाएगा, ओजोन, O3। बेटा ओजोन जो है वो क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये जिससे भी रिएक्ट करेगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। मतलब ओजोन जब भी किसी सब्सटेंस से रिएक्ट करता है तो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज मतलब क्या होगा, उसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन करा देगा, ठीक है, जनरली गेन ऑफ ऑक्सीजन करा देगा। तो ये जो उसको हम फोटो ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, फोटो ऑक्सीडेंट, फोटो मतलब क्योंकि ये लाइट के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है, सनलाइट पड़ी है, इससे ओजोन बढ़ा है, ठीक है।
तो ये जो ओजोन है फोटो ऑक्सीडेंट है, इट इंटरेक्ट्स विद द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो ये जो एटमॉस्फेयर में आपके सल्फर डाइऑक्साइड घूम रहे हैं, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह, ये बाकी जितने ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन की सल्फर की घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, इनसे रिएक्ट करता है, ठीक है, ओजोन इनसे जुड़ जाता है, जाके इनको ऑक्सीडाइज करता है, और एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी हाइड्रोजन तो है ही, ठीक है। तो इस तरह से कई सारा ऑक्सीडेशन इसका होता है, और इससे क्या बन जाता है आपका H2SO4 और HNO3। तो इस तरह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन के थ्रू एसिड का फॉर्म ले लेता है ये गैसेस। इन गैसेस में कई सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और ऐड हो जाते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन भी जो है वो भी अटैच हो जाता है। तो ओवरऑल जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है उसमें ऑक्सीडेशन का एक्सटेंट ज्यादा होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ एटमॉस्फेयर में अमोनिया भी बहुत होती है। इसको इस डायग्राम समझते हैं, जैसे ये देखिए आप, ये है आपका सन, ठीक है, जो कि सनलाइट के थ्रू ऑक्सीजन एटम को तोड़ के दूसरे मॉलिक्यूल से जोड़ के क्या बना दे रहा है, एक फोटो ऑक्सीडेंट, मतलब ओजोन टाइप की चीज बना दे रहा है, ठीक है। अब ये देखिए इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, कारखाने हैं, इसमें से धुआं निकल रहा है, तो बेसिकली क्या निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो ऑक्साइड्स हैं इनका होता है क्या, ऑक्सीडेशन। वो तब होता है जब ओजोन जो है, ओजोन इनसे रिएक्ट करती है, ठीक है। ओजोन जब रिएक्ट करती है तो ये कन्वर्ट कर देती है SO2 को किसमें, H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं NO, N2O, NO2, उसको कन्वर्ट कर देती है नाइट्रिक एसिड में, HNO3 में, ठीक है। अब यही H2SO4 जो हवा में टहल रहे हैं, पानी में क्लाउड्स के फॉर्म में है, ये जब नीचे गिरते हैं तो एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में नीचे गिरते हैं, ठीक है, और इसमें आयंस बनना शुरू हो जाते हैं। तो H2SO4 जो है, इसके अंदर हाइड्रोजन आयन भी होता है, आप देख ही रहे हैं, और उसके साथ सल्फेट आयन होता है। तो ये आयंस के फॉर्म में बाहर नीचे गिरता है जब एसिड ड्रेन होती है वेट वाली। और ऐसे ये जो नाइट्रिक एसिड है, इसके अंदर भी H+ आयंस हैं और नाइट्रेट आयंस हैं। तो हाइड्रोजन आयंस और नाइट्रेट आयंस एक साथ नीचे बाहर गिरते हैं। और इसके साथ साथ क्या है, ये आपकी फ्लोरा फोना है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, आपको पता है कि एमोनिया भी रिलीज होती रहती है। प्लांट्स को एमोनिया चाहिए, कुछ एमोनिया में अब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी एमोनिया रिलीज हो जाती है। इसके साथ साथ फर्टिलाइजर्स वगैरह बहुत डालते हैं हम लोग, यूरिया फर्टिलाइजर डालते हैं, तो कई सारा एमोनिया जो है वो एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है। तो ऐसे जब एमोनिया ऊपर पहुंच जाता है NH3, ये भी एटमॉस्फेयर में जो H+ आयन है उनसे कंबाइन होकर एमोनियम आयन बना देता है। तो अब होता क्या है, ये सब नीचे एक साथ गिरते हैं, तो इसे हम कहते हैं वेट डिपोजिशन। वेट डिपोजिशन में क्या क्या होता है, एक आपका होता है हाइड्रोजन आयन, एक होता है एमोनियम आयन, एक होता है नाइट्रेट आयन, और एक होता है सल्फेट आयन। इसी के कॉम्बिनेशन को आप कहते हैं एसिड रेन हो रही है, वेट वाली, वेट डिपोजिशन हो रहा है एसिड रेन का, ठीक है, जिसमें इतने सारे आयन नीचे गिर रहे हैं, एसिडिक आयन नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। और ये है आपका ड्राई डिपोजिशन। इसमें क्या है कि धुआं ऊपर उठा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गई, इनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाया, ये डस्ट पार्टिकल से कंबाइन करके वापस नीचे आ गई, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स के साथ चिपक के बहते हुए नीचे आ गई, और ये जो पेड़ पौधे हैं, गाड़ियां हैं, बिल्डिंग्स हैं, उन पे आके अटैच हो गई, उन पे आके ऐसे अटैच हो गई, फिक्स हो गई, डिपॉजिट हो गई, ठीक है। अब जब कभी वर्षा होगी, नॉर्मल वर्षा है जैसी वर्षा, उस पानी में ये मिक्स होकर नीचे बहते हुए चले जाएंगे और नीचे की सॉइल को और ज्यादा एसिडिक बना देंगे, ठीक। तो ये आपका ड्राई डिपोजिशन था, और वो आपका वेट डिपोजिशन था। तो एसिड रेन जो होती है वेट वाली, it consists of ions of sulfate ions, nitrate ions, ammonium ions, hydrogen ions, और यही नीचे गिरते हैं कैसे, वेट डिपोजिशन के फॉर्म में, ठीक है। गीले एरिया में इस तरह का होता है वेट डिपोजिशन। तो ये आपका हो गया वेट डिपोजिशन, जिसमें आपके ये आयंस नीचे गिर रहे हैं, और ये आपका हो गया ड्राई डिपोजिशन, जिसमें यही दोनों ऑक्साइड जो हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स पर अटैच होकर नीचे गिरते हैं। इसमें ओजोन का रोल नहीं होता, ओजोन इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता और एसिड नहीं बना पाता, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन देखिए, क्या नुकसान है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, एसिड रेन है तो एसिडिक नेचर की है, जहां भी जाएगी वहां का पीएच कम कर देगी, ठीक है। और हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए, चाहे वो
जमीन पे रहने वाला प्राणी है या पानी में रहने वाला, उसको पर्टिकुलर पीएच चाहिए रहने के लिए। अगर पीएच में एब्रप्ट चेंजेस आते हैं तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम आती है, और लंबे समय तक अगर वही एक्सपोजर रहा तो वो ऑर्गेनिज्म मर भी सकता है। तो एसिड प्रेसिपिटेशन अफेक्ट्स बोथ द एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो एसिड रेन है वो पानी में भी गिरेगी और जमीन पे भी गिरेगी, जो दोनों जगह प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और स्पेशली ये बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स को बहुत डैमेज करती हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको पता ही है, ताजमहल, मार्बल की बनी हुई जो चीजें होती हैं, कार्बोनेट वाली जो चीजें होती हैं, करोजन ज्यादा करती हैं उनका, ठीक है। तो ऐसे पुराने मॉन्यूमेंट्स को भी बहुत तबाह कर दी, परेशान कर देती हैं एसिड रेन। ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट होता है, हम पे आप अगर गिरे तो क्या जल जाएंगे क्या? नहीं, इतना ज्यादा एसिडिक भी नहीं है कि आपका जैसे कि नॉर्मल एसिड जो होते हैं लैब्स वगैरह में जो आपके होते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, वैसा नहीं होता। ये काफी डाइल्यूट फॉर्म में जो एसिड्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो बैटरीज में जो एसिड होता है या जो रिएक्शंस आप करते हैं केमिस्ट्री लैब्स में कंसंट्रेटेड एसिड वाले, उनका पीएच तो बहुत कम होता है, 0 के आसपास होता है, 1 0, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। जैसे वो किसी फेंक तो इंसान जल जाता है, वो वैसा वाला एसिडिक। तो ऐसा एसिडिक नहीं होता एसिड रेन। जो 5.6 से कम वाला एसिड रेन है वो उतना ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होता कि आपको जला वला दे, लेकिन हाँ कई सारे रेस्पिरेशन डिजीजेस या स्किन इरिटेशन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी इसमें, जहाँ जहाँ गिरेगा वहाँ स्मेल खराब आएगी, क्योंकि सल्फर है इसके अंदर। सल्फर एक हाईली पंजेंट गैस होती है, साथ में एमोनिया भी है, एमोनियम आयन भी मिक्स है, तो इससे स्मेल खराब आती है, गंदी स्मेल रहती है, ठीक है। विजिबिलिटी खराब कर सकता है, दिख रहा है क्योंकि ये जिस फॉर्म में आता है तो फॉग मिस्ट बनाना शुरू कर देता है, तो इससे क्या है कि दिखाई कम पड़ता है। अगर स्किन पे पड़ेगा तो स्किन में इरिटेशन, रेड पैचेस, इचिंग, ये सब होना शुरू हो सकता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आईज वगैरह में भी खुजली, इरिटेशन हो सकता है, और नेजल ट्रैक वगैरह में भी आपको इचिंग, इरिटेशन, ये सब आना शुरू हो सकता है। सम डायरेक्ट इफेक्ट्स, कुछ इफेक्ट्स ऐसे भी होते हैं कि बहुत लंबे समय तक अगर एसिड रेन के आप एक्सपोजर में रहे तो आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है, तगड़ा वाला ब्रोंकाइटिस, ठीक है। जो ब्रोंकिया वगैरह है उसमें जो है आप कह सकते हैं कि सूजन वगैरह आ जाती है, इरिटेशन हो जाता है। फिर एक कंडीशन होती है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी एम्फीजीमा। ये स्पेशली जो कंडीशन दोनों हैं, ये कंडीशन आपकी जो है रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स हैं, ठीक है, मतलब सांस लेने से या लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो पल्मोनरी एम्फीजीमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो लंग्स में आपके एयर सैक्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है, ये बड़े हो जाते हैं, जिससे ब्रेथलेसनेस होना शुरू हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और बहुत रेयर केसेस में कई बार क्या हो जाता है, कैंसर वाली प्रॉब्लम भी हो जाती है, लंग कैंसर वगैरह भी हो जाता है। लेकिन ये तब होता है जब बहुत लंबे समय तक एसिड रेन के आप कांटेक्ट में हैं। ये नहीं कि 2-3-4 बूंद गिर गई तो आप परेशान हो जाएंगे, जल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत इरिटेशन वगैरह होगी, ठीक है। तो ये इफेक्ट रहता है एसिड रेन। सॉइल पे क्या इफेक्ट रहता है, मेजर इफेक्ट्स यहीं दिखने को मिलते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑन सॉइल, तो अब आप देख रहे हैं ऊपर से आयंस गिर रहे हैं, ठीक है। एसिड रेन में क्या है, आयंस गिर रहे हैं, H+ आयन है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका जो है और कौन से आयन हैं, सल्फेट आयन है, ठीक है, आपका नाइट्रेट आयन है, आपके एमोनियम आयन है, ठीक है। तो अब ये आयन नीचे आ रहे हैं, सॉइल में पड़ रहा है। अब सॉइल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो मेटल्स हैं, वो इन आयन से रिएक्ट करके कंपाउंड बना के वहां से बह जाते हैं, ठीक है। जैसा को पता है सॉइल में कई सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, पोटेशियम है, कई सारे एलिमेंट्स हैं ऐसे। तो ये एलिमेंट जो है इन आयन से रिएक्ट करके वहां से बह के चले जाते हैं, मतलब लीचिंग हो जाती है, लीच ऑफ हो जाते हैं वहां से। तो होता क्या है, एक्सचेंज बिटवीन हाइड्रोजन आयंस एंड न्यूट्रिएंट आयंस, कैटायंस लाइक पोटेशियम एंड मैग्नीशियम इन द सॉइल। देखो सॉइल में पोटेशियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, ये सब जो है ऐसे मिनरल्स हैं जो जरूरी हैं प्लांट्स के लिए, और ये सॉइल में रहते हैं। कैसे रहते हैं सॉइल में, क्योंकि सॉइल में क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। कोई भी प्लांट मर गया, पत्तियां मर गई, एनिमल मर गया, तो वो सॉइल में है, लैंड पे है, तो उसको बैक्टीरिया को डिकम्पोज करता है, उसकी बॉडी में जो भी ट्रैप्ड एलिमेंट उनको बाहर निकालता है, सॉइल में मिक्स कर देता है। तो इस तरीके से पोटेशियम, मैग्नीशियम और बाकी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये सॉइल में पड़े रहते हैं। लेकिन जब ऐसी वर्षा होती है एसिड रेन, जिसमें ऊपर से एनायंस आ रहे हैं, ये एनायंस है, नेगेटिवली चार्ज आयंस है, ठीक है, सल्फेट, नाइट्रेट, तो ये किससे रिएक्ट करेंगे, एनायंस रिएक्ट करेंगे आपके कैटायंस से, ठीक है, कैटायंस से, जो भी पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं। और स्पेशली
पोटेशियम वगैरह और मैग्नीशियम ये सब जो है ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं और इनके कैटायंस भी हाईली रिएक्टिव होते हैं। और ये सब जो मेटल्स हैं कैटायंस हैं ये कहाँ प्रेजेंट है? सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन ये जो एनायंस आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? ऊपर से आ रहे हैं रेनफॉल के फॉर्म में। तो होता क्या है कि इसको देखने से पहले ये समझ लीजिए ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, मतलब कौन सा मेटल पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो है रिएक्टिव है, मतलब जल्दी कंपाउंड बनाता है, हाईली रिएक्टिव, ठीक है। तो ये देखिए ये है आपका मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो सबसे ऊपर है, और जो सबसे नीचे है गोल्ड, ये है सबसे कम रिएक्टिव मेटल, मतलब ये जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब बॉन्ड नहीं बनाएगा, कंपाउंड नहीं बनाएगा। लेकिन पोटेशियम है धड़ाधड़ कंपाउंड बनाता है, फटाफट रिएक्ट करता है सबसे, और जहां मिल जाए मौका वहां एक नया कंपाउंड बना के निकल लेता है, ठीक है। तो स्पेशली ये जो मेटल्स हैं ये बीच में यहाँ पे कहीं हाइड्रोजन आता है, ठीक है, हाइड्रोजन, तो इसका ये हाइड्रोजन आयन है आपका, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ आता है। हाइड्रोजन से ऊपर ये जितने भी हैं, ठीक है, ये सारे मेटल्स जो हैं ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है। मतलब कहीं अगर सोडियम पड़ा है या पोटेशियम पड़ा है, लेट्स अज्यूम कहीं के आयन है, के प्लस आयन है, ठीक है, कहीं सोडियम का आयन प्रेजेंट है और इसके साथ कहीं हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, ठीक है। तो कंपाउंड बनाने की ज्यादा चांसेस इसमें किसके पास है? सोडियम आयन के पास, ज्यादा रिएक्टिव है। लेट्स अज्यूम यहाँ नाइट्रेट टहल रहा है, तो ज्यादा चांसेस है उसकी एफिनिटी ज्यादा होगी पोटेशियम के साथ, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। पोटेशियम नाइट्रेट बनने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, KNO3 एज कम्पेयर टू HNO3, क्योंकि के ज्यादा रिएक्टिव है, वो H से निकाल देगा के को। जैसे मान लो कहीं HNO3 है, अगर नाइट्रिक एसिड या इस फॉर्म में गिर रहा है, आपने देखा ही ऊपर की जो वेट डिपोजिशन होता है उसमें H प्लस आयन और नाइट्रेट आयन निकल रहे हैं, और उसके साथ अगर के आयन यहाँ पे कहीं प्रेजेंट है तो वो रिप्लेस कर देगा H को हटा के कहेगा तुम बाहर निकलो, मैं रिएक्ट करूंगा इससे, मतलब H को उसके घर से उसके बॉन्ड से हटा देगा और खुद जाके जुड़ जाएगा नाइट्रेट से और बना लेगा KNO3, ठीक है, नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, और वहां से बहते हुए निकल जाएगा। क्योंकि नाइट्रेट्स जो होते हैं दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। नाइट्रेट्स की एक फिजिकल प्रॉपर्टी की पानी में जल्दी वो घुल जाते हैं, ठीक है। तो सॉइल में पानी गिरा ऊपर से, रेनफॉल हुई, एसिड रेन हुई, जिसमें नाइट्रेट्स और सल्फेट्स भी नीचे आ रहे हैं, नीचे पोटेशियम वगैरह पड़ा हुआ है, उसने क्या किया फटाक से नाइट्रेट से रिएक्ट किया, पोटेशियम नाइट्रेट बनाया, और पानी तो पड़ा ही हुआ है सॉइल में, पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो पानी में ज्यादा, या जो नाइट्रेट से पानी में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं, घुलने के बाद वहीं से पानी में बहते हुए चले गए वहां से, ठीक है। तो अब उससे हुआ क्या कि वो जो एरिया था, वो जो सॉइल था जहाँ पे पोटेशियम आयन थे वो जरूरी थे प्लांट्स के लिए, लेकिन वो पोटेशियम आयन ने क्या किया, नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किया, पोटेशियम नाइट्रेट बना लिया, पानी में घुल गया, वहां से बहता हुआ चला गया। तो इससे क्या हुआ, वहां की जो सॉइल क्वालिटी थी वो खराब हो गई, सॉइल इनफर्टाइल धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। इसे कहते हैं लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो बेटा एसिड रेन से जो है लीचिंग भी होती है, मतलब जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो वहां से बहते हुए चले जाते हैं कंपाउंड जाने के बाद। दिस मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल, सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको भी काफी हद तक कम कर देता है एसिड रेन, ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिए, ऊपर से अमोनिया भी गिर रहा है, अमोनियम आयन भी गिर रहे हैं, ठीक है। तो एन इंक्रीज इन अमोनिया इन द सॉइल ड्यू टू द डिक्रीज इन अदर न्यूट्रिएंट्स डिक्रीजेस द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो जितना ज्यादा अमोनिया नीचे प्रेजेंट होगा सॉइल में उतना ज्यादा डिकम्पोजिशन कम होगा, मतलब बैक्टीरिया उतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं रह पाए, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट होना चाहिए हर एक सब्सटेंस का, और अमोनिया जितना ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी सॉइल में, अमोनियम आयन जितना बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो उस सॉइल में डिकम्पोजिशन जो हो रहा है डेड डिकेइंग मैटर का वो उतनी तेजी से नहीं हो पाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ नाइट्रेट भी सॉइल में कम हो जाएंगे, क्योंकि ये पानी में घुल के वहां से बहना शुरू हो जाएगा। अब देखा लेकिन ये आता कि जो एसिड रेन का इम्पैक्ट है वो इंडिया में उतना ज्यादा नहीं, इंडियन सॉइल जो है दे आर नॉट मच वल्नरेबल टुवर्ड्स एसिड रेन, ठीक है। क्योंकि बिकॉज इंडियन सॉइल्स आर मोस्टली एल्कलीन, हमारे जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा एल्कलीन नेचर, ठीक है, मतलब हमारे पास बफर कैपेसिटी अच्छी है। अब ये बफरिंग कैपेसिटी, बफर एबिलिटी क्या होती है, ये जब एसिड रेन नीचे आ रही है, सब्सटेंसेस नीचे आ रहे हैं, तो
अगर उस जो सॉइल है उसमें ये मेटल्स कम पड़े हैं या एल्कलीन नेचर का नहीं है, ठीक है, तो वो जल्दी से जल्दी एसिडिक बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जितने बेसिक एलिमेंट्स हैं वो वहां से बहना निकलना शुरू हो जाएंगे, हट जाएंगे वहां से। लेकिन जो इंडियन सॉइल्स हैं वो बहुत ज्यादा बेसिक इन नेचर, ठीक है, तो इससे ज्यादा क्या होता है फायदा, उनके पास बफर एबिलिटी ज्यादा है। बफर मतलब अपने अंदर होने वाले चेंजेस को रेजिस्ट करना। अब केमिस्ट्री के फॉर्म में अगर आप कहें कि कोई सोल्यूशन अगर बफर सोल्यूशन है, अगर उसको आप कहते हैं बफर सोल्यूशन, तो उसका मतलब ये है कि अगर एक ये बीकर है और इस बीकर में ये सोल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है, एक सोल्यूशन है, लेट्स अज्यूम इसमें आपका है सोल्यूशन ए, ऊपर से आप इसमें कुछ डाल रहे हैं, लेट्स अज्यूम कुछ आप एलिमेंट डाल रहे हैं, एलिमेंट एक्स। अब ये जो है ये एसिड नेचर में, एसिडिक फॉर्म में, ठीक है, अब इसको आप सोल्यूशन में मिक्स करना शुरू कर देंगे, तो सोल्यूशन ए जो है क्या करेगा, अगर ये बफर सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर एबिलिटी होगी कि इसके अंदर एसिडिक चीज अगर आ रही है तो ये अपने आप को एसिडिक होने से रोकेगा, ठीक है, ये रेजिस्ट करेगा अपने अंदर पीएच के चेंजेस में। मतलब लेट्स अज्यूम इस सोल्यूशन का पीएच अगर 6 के आसपास है और इसके अंदर आप कोई 2 पीएच की चीज डाल रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस की बात है 2 पीएच और 6 पीएच धीरे धीरे मिक्स होने के बाद मिक्सचर बनेंगे और पीएच कम होना शुरू होगा, ये पीएच 6 कम होके 5, 4, 3 ऐसे कम होना शुरू होगा। लेकिन अगर ये बफर सोल्यूशन है तो ये अपने होने वाले पीएच के चेंजेस को रोकेगा, मेंटेन करने की कोशिश करेगा, 6 को कम होने नहीं देगा, 6 को 6 मेंटेन रखेगा या बहुत हद तक थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, मतलब अपने अंदर होने वाले पीएच चेंजेस को रोकेगा, ठीक है। तो बफर सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जो अपने अंदर पीएच सोल्यूशन को रोकता है। अब ऐसी इसमें कोई बेसिक चीज अगर आप मिला दें, एक दूसरा एलिमेंट वाई मिला दें जो कि बहुत ज्यादा एल्कलीन है, बेसिक है, फिर भी ये सोल्यूशन जो है बफर सोल्यूशन है तो अपने अंदर पीएच को बढ़ने से रोकेगा। मतलब अगर बेसिक सब्सटेंस डाला तो पीएच बढ़ना चाहिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, लेकिन अगर बफर है तो उस केस में भी पीएच को बढ़ने से भी रोकेगा, घटने से भी रोकेगा, घटने से भी रोकेगा। तो ये इसकी एबिलिटी है कि अपने अंदर होने वाले चेंजेस को रोकते हैं। मतलब ये स्ट्रॉन्ग सब्सटेंसेस है, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है, एक तरह समझ लीजिए कि अपने अंदर कोई भी पीएच चेंजेस को ये होने जल्दी नहीं देते। मतलब वही बात है, कोई लड़का बहुत स्ट्रॉन्ग है उसको आप खूब मुक्के पे मुक्के मारें और मुंह से खून ना निकले, ठीक है, और कोई एक ऐसा जिसको आपने एक धड़ाम से दिया पूरे मुंह से 32 बाहर निकल के खून ही खून हो गया, जिसको खूब मुक्के पड़े और खून फिर भी बाहर नहीं निकला, उसको आप समझ लीजिए बफर सोल्यूशन है। उसके अंदर एबिलिटी है अपने अंदर चेंजेस को रोकना, मतलब अपने खून को बाहर निकलने से रोकना, ठीक है, और एक जिसको धड़ाम से आपने मार दिया खून ही खून हो गया, वो बफर नहीं। तो ऐसी जो हमारे इंडियन सॉइल्स हैं, जो हमारे मिट्टी है, वो ज्यादा आप कह सकते हैं कि उसके अंदर बफर एबिलिटी ज्यादा है। मतलब वो अपने अंदर सॉइल का जो पीएच होता है उसको चेंज होने से रोकती है, कम ज्यादा होने से रोकती है, मेंटेन रखती है पीएच को। तो इसे हम कहते हैं बफर कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सो व्हाट इज बफर कैपेसिटी ऑफ सॉइल, इसको समझ लीजिए। तो देखिए बफर सोल्यूशन मैंने बताया अभी आपको कि बफर इज अ सोल्यूशन व्हिच रेजिस्ट चेंजेस इन द पीएच, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है उसमें कोई भी चेंजेस, मतलब कम होना या ज्यादा होना, उसको रोकती है, ठीक है। जब भी आप ऐसे सोल्यूशन में चाहे कोई एसिड डाल दें या चाहे कोई एल्कली डाल दें, ऐड करते हैं इस सोल्यूशन में, तो ये सोल्यूशन जो है अपने अंदर पीएच चेंजेस को रोकेगा, रेजिस्ट करेगा, मतलब ना ही अपने आप को बहुत ज्यादा एसिडिक होने देगा, ना ही बहुत ज्यादा बेसिक होने देगा। जो भी उसका नेचुरल पीएच है जिस पे वो मेंटेन है, वो उसी को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। तो बफर कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ एसिड और बेस a buffer solution can soak up before its pH will start to change significantly। तो ये एक ताकत है सोल्यूशन की कि कितना वो पीएच को झेल सकता है, मतलब उसका एक पर्टिकुलर पीएच है तो कब तक उसको रोक सकता है। जैसे मैंने कहा कि 2 मुक्के मारे और खून तुरंत निकल गया, और किसी को 10 मुक्के मारोगे तब 10वें मुक्के के बाद खून निकलना शुरू होगा। इसका मतलब क्या है, वो 10 पंचेस खाकर भी खून नहीं निकलेगा, और कुछ का 2 पंचेस खाने के बाद निकलना शुरू हो जाएगा। मतलब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो 10 पंचेस को एब्जॉर्ब कर सकता है, खा सकता है, 10 पंचेस को कंज्यूम कर सकता है बिना ब्लड शेड हुए, ठीक है। तो वैसे ही बफर सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो एक काफी अमाउंट ऑफ एसिड या बेस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर भी पीएच को जल्दी चेंज होने नहीं देते। जब उनका थ्रेशोल्ड पॉइंट पहुंच जाता है कि हाँ एक लिमिट पहुंच गई, अब उस लिमिट के बाद अगर आप फिर से ऐड करना शुरू कर देंगे वही एसिड या वही बेसिक सब्सटेंस, तब जाके पीएच में चेंज होना शुरू होगा।
लेकिन इनिशियल स्टेज में नहीं होने देगा सोल्यूशन चेंज, बफर वाला अपना पीएच मेंटेन रखेगा। ठीक है, तो अगर किसी सब्सटेंस की या किसी चीज की हाई बफर कैपेसिटी है, इसका मतलब वो चेंजेस होने नहीं देगा। ऐसे ही अगर हमारे जो इंडियन सॉइल्स हैं, अगर हम कहें कि इंडियन सॉइल्स हैव हाई बफर कैपेसिटी, व्हिच मींस दैट द सॉइल कैन एब्जॉर्ब मोर एसिड और मोर बेस विदाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन पीएच। मतलब जो इंडियन सॉइल्स हैं, अब उनमें कई सारा एसिड रेन भी पड़ जाए या उसमें बेसिक सब्सटेंस भी आप ऐड कर दें, फिर भी काफी समय तक वो अपना जो ओरिजिनल पीएच है उस एरिया का, सॉइल का, वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो एक सॉइल की कैटेगराइजेशन है कि क्यों ऐसा होता है। जनरली पाया गया कि जितने भी आपने ज्योग्राफी में टाइप्स ऑफ सॉइल्स पढ़े होंगे, अभी आगे फिर बताऊंगा मैं, तो इन जनरल क्ले सॉइल्स जो होते हैं, ठीक है, जहां भी ऐसे सॉइल्स है जो क्ले नेचर में हो, जो क्ले सॉइल्स है, उनकी हाई बफर कैपेसिटी होती है। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर ह्यूमस ज्यादा होता है, उनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है। अभी आगे बताता हूँ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है। तो क्ले सॉइल्स की बफर कैपेसिटी ज्यादा होती है, ये अपने अंदर पीएच चेंजेस को रेजिस्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू सैंडी सॉइल्स। अगर सैंड वाले सॉइल, रेतीले वाले जो सॉइल्स, सैंड पार्टिकल्स हैं, तो सैंडी सॉइल जो होते हैं उनके अंदर बफर कैपेसिटी नहीं होती। ऐसे सॉइल में अगर एसिड रेन गिरती है या कोई बेसिक सब्सटेंस ऐड करते हैं तो फटाफट पीएच चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हायर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट टेंड्स टू इंक्रीज द बफर कैपेसिटी। मतलब किसी भी सॉइल में जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, अभी ऑर्गेनिक मैटर क्या है बता रहा हूं मैं आपको, किसी भी सॉइल में जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा, उस सॉइल की बफर एबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। मतलब उतना ज्यादा अच्छा वो बफर होगा, अपने अंदर पीएच चेंजेस को रोक पाएगा। अब होता क्या है कि बफर बनने में फायदा मिलता है कई सारे मिनरल्स, जो सॉइल में मिनरल्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम वगैरह जो होते हैं, तो वेरियस मिनरल्स इन द सॉइल हेल्प टू बफर अगेंस्ट चेंजेस इन पीएच व्हेन एन एसिड और बेस इज एडेड। जैसे मैंने कहा सॉइल में पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कई सारे हैं, तो ये सब जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, मिनरल प्रेजेंट है, ये भी अपने आप में बफर को हेल्प करते हैं कि वो अपनी एबिलिटी को बना के रखे और कोई भी होने वाले पीएच चेंजेस को रोके। ठीक है, तो अब जैसे मैंने कहा कि सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होता है और जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, बफर एबिलिटी उतनी ज्यादा रहेगी, बफर कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है इसको समझ लीजिए। ओके, तो ये देखिए, ये आपको दिख रही है, ये है खाद, उसको आप कहते हैं ह्यूमस। खाद, खाद डालते हैं प्लांट्स वगैरह में आप लोग, ह्यूमस। ठीक है, तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर SOM, ये क्या है इसको जरा समझते हैं। तो देखिए ये है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, मतलब सॉइल में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर क्या, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो होता है सॉइल का, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इज द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल। अब सॉइल का ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या होता है, बेसिकली 3 पार्ट्स का होता है, कंसिस्टिंग ऑफ 3 प्राइमरी पार्ट्स। ठीक है, मतलब सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जो है, जो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो बेसिकली 3 कैटेगरीज में होता है। ठीक है, एक आपका होता है पहला कैटेगरी इंक्लूडिंग स्मॉल फ्रेश प्लांट रेसिड्यूज। ठीक है, मतलब जो प्लांट्स वगैरह हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पे जो घास फूस पड़ी हुई है, ठीक है, ये डायग्राम में देखिए, ये सब जो ग्रासेस वगैरह है, ये सब प्लांट रेसिड्यूज है, फ्रेश प्लांट, मरे नहीं है, फ्रेश है, लाइफ है। ठीक है, तो इसके अंदर, ये प्लांट्स के अंदर भी क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है। इसके साथ सॉइल में और क्या होता है, स्मॉल लिविंग सॉइल ऑर्गेनिजम्स, कई सारे इंसेक्ट्स वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, अर्थ वॉर्म, केचुए वगैरह, ये सब भी सॉइल में रहते हैं। तो उनके अंदर भी क्या है, ऑर्गेनिक मैटर। तो ये इसको कहते हैं स्मॉल लिविंग सॉइल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये भी क्या है, ऑर्गेनिक मैटर का पार्ट। और इसके बाद जितने भी डेड मैटर, जैसे कि डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जिसका डिकम्पोजिशन शुरू हो चुका है, चल रहा है। मतलब मान लीजिए कोई डेड लीफ पड़ी थी, डेड लीफ, ठीक है, लेट्स एज्यूम कोई डेड लीफ आपकी है, या आप कह सकते हैं उसके साथ कि डेड प्लांट बॉडी, डेड एनिमल बॉडी है, डेड प्लांट बॉडी है, उसका डिकम्पोजिशन शुरू हो चुका है, बैक्टीरिया वगैरह उसको डिकम्पोज कर रहे हैं। तो डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर भी जो है आपका, ठीक है, वो भी ऑर्गेनिक मैटर है सॉइल का। और उसके साथ साथ स्टेबल ऑर्गेनिक मैटर, इसको हम ह्यूमस कहते हैं। स्टेबल ऑर्गेनिक मैटर मतलब जब डिकम्पोजिशन हो रहा था, ब्रेकडाउन चल रहा था डेड ऑर्गेनिक मैटर का,
जब वो फुल फ्लैश डिकम्पोज हो गया और अब जो बचा वो बचा ह्यूमस, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर सिंपल कंपाउंड्स हैं, सिंपल सब्सटेंसेस हैं, मतलब एक डेड एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को, जैसे मान लीजिए प्लांट था, मरा हुआ प्लांट की स्टेम्स थी, लीव्स थी, उस पर बैक्टीरिया लगे, उसको डिकम्पोज करे, उसके अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स थे, कंपाउंड्स थे, उनको तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, एटम में कन्वर्ट करना शुरू किया, ब्रेक डाउन किया उनको, और अब जो बचा वो पाउडर फॉर्म में, उसको हम कहते हैं ह्यूमस। यही आपकी खाद होती है, ह्यूमस होती है। ठीक है, तो ये जो हाथ में लेके फोटो में दिखा रहे हैं आपको, यही आपका ह्यूमस एक तरह। ठीक है, तो ये तीनों मिलके क्या बनता है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। मतलब सॉइल में जो लिविंग प्लांट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और उसके साथ साथ जो डिकम्पोजिशन शुरू हो चुका है डेड ऑर्गेनिजम्स का वो, और जो फाइनल डिकम्पोज मैटर है ह्यूमस, इन सबको मिला दें तो क्या होता है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। अब किसी भी सॉइल में सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उस सॉइल की बफर कैपेसिटी होगी, मतलब अपने अंदर होने वाले पीएच चेंजेस को रोक सकता है बहुत समय तक। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि डेड प्लांट, डेड एनिमल जो कि डिकम्पोज होना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, जब ये फुली डिकम्पोज हो जाते हैं अब क्या बन जाता है, ह्यूमस बन जाता है। अब दिस ह्यूमस इज इम्पोर्टेंट फॉर सॉइल स्ट्रक्चर, एक खाद है, एक तरह का हेल्प करता है प्लांट, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सिंपल सब्सटेंसेस हैं, पोटेशियम, सोडियम, ये सब इसमें जो है, जो एक ट्रैप्ड कंपाउंड था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था किसी प्लांट या एनिमल में, उससे तोड़ के इन सब्सटेंसेस को बाहर निकाल दिया बैक्टीरिया ने और सॉइल ने मिक्स कर दिया। तो अब ये जो ह्यूमस बन के बाहर आया है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, तो ये प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस ह्यूमस इज इम्पोर्टेंट फॉर सॉइल स्ट्रक्चर बिकॉज इट होल्ड्स इंडिविजुअल मिनरल पार्टिकल्स, मतलब पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे इंडिविजुअल मिनरल पार्टिकल्स एक साथ क्लस्टर में, ग्रुप में यहाँ पे होते हैं। तो ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है खाद, जिसको कहते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और जितना ज्यादा ह्यूमस होता है उतना ज्यादा उस सॉइल की बफर कैपेसिटी भी होती है, मतलब पीएच रोकने की क्षमता ज्यादा होती है। ठीक है, तो ह्यूमस इज द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट मटेरियल्स बाय द सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इनका जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह को डिकम्पोज कर देते हैं तो अब जो ऑर्गेनिक मैटर बचता है इसके अंदर कई सारा इंडिविजुअल मिनरल्स पार्टिकल्स हैं, उसको हम ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब देखते हैं एसिड रेन का इफेक्ट एक्वेटिक लाइफ पे क्या होता है। ठीक है, जो पानी में जीव जंतु रह रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, पानी में रह रहे हैं, उनको भी एक पर्टिकुलर पीएच की आदत है, लेकिन अब एसिड रेन जब उसमें एंटर करेगी वाटर में तो पीएच को चेंज करेगी। ठीक है, उसके अंदर जो भी जीव जंतु ऑर्गेनिज्म फ्लोरा फौना रह रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम होना शुरू होगी। तो एग्स और स्पर्म्स ऑफ फिश, फ्रॉग्स एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। ठीक है, जब भी ब्रीडिंग होती है, रिप्रोडक्शन चल रहा होता है एक्वेटिक बॉडीज में, और वहाँ पे फिशेस के अंडे वगैरह होते हैं और गैमीट्स पार्ट्स होते हैं, स्पर्म्स वगैरह होते हैं, तो इसमें अगर जब एसिड रेन मिक्स होना शुरू होती है तो पीएच चेंजेस के थ्रू ये सब चीजें मरना शुरू हो जाती हैं। तो रिप्रोडक्शन जो होता है, जो बढ़ना शुरू होता है, एक्वेटिक लाइफ वो उतनी तेजी से बढ़ नहीं पाती है। एसिड रेन किल्स देयर गैमीट्स अफेक्टिंग द लाइफ साइकिल्स एंड प्रोडक्टिविटी। उससे क्या होता है कि ब्रीडिंग टाइम चल रहा है, फिशेस ब्रीडिंग कर रहे हैं, एग्स वगैरह दे रहे हैं, फ्रॉग्स ब्रीड कर रहे हैं, लेकिन जब बच्चे प्रोड्यूस होने वाले हैं उससे पहले ही अगर उनमें पीएच चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे अंडों वगैरह में, तो वो बाहर नहीं आ पाएंगे, अंदर ही अंदर मर जाएंगे। तो इससे क्या है, जो प्रोडक्टिविटी है इकोसिस्टम की, मतलब कितने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स को इकोसिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है, वो कम हो जाएगी। तो फूड चेन में कमी आना शुरू हो जाएगी, खाना कम हो जाएगा, लोग उतनी जल्दी खाना नहीं खा पाएंगे, क्योंकि जो भी जीव जंतु डिपेंड है फिशेस पे, उनको और फिश चाहिए खाने के लिए, लेकिन फिश रिप्रोडक्शन जो कर रही हैं उससे बच्चे पैदा ठीक से हो नहीं पा रहे, क्योंकि एसिड रेन जो है उनके अंडों को खराब कर दे रही है। ठीक है, तो इससे जो है इकोसिस्टम में इम्बैलेंस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फूड चेन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। और क्या होता है, एसिडिक लेक वाटर, जब लेक में ये पानी चला जाता है रेन वाटर का, एसिड रेन का, देन इट में किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
जो बैक्टीरिया और फंगस वगैरह प्रेजेंट हैं वाटर बॉडीज में, उसको एसिड रेन मार देता है। तो अब इससे होता है क्या कि ये बैक्टीरिया फंगस डिकम्पोजिशन का काम कर रहे थे, मतलब जब कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर के आसपास आता था, डेड प्लांट डेड एनिमल, तो उसको डिकम्पोज करते थे। लेकिन एसिड रेन के चक्कर में क्या हुआ कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरना शुरू हो गए, तो अब डिकम्पोजिशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट्स हैं एक्वेटिक लाइफ पे एसिड रेन के। टेरेस्ट्रियल लाइफ पे देख लीजिए क्या है, स्पेशली अगर हम बात करें प्लांट्स में। ठीक है, तो देखिए एसिड रेन जो है वो फोटोसिंथेसिस को भी रोकता है, इट रिड्यूसेस द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्योंकि जो प्लांट की जो सरफेस होती है इसको हम क्यूटिकल कहते हैं, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, उसको ये डैमेज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ओवरऑल प्रकाश संश्लेषण होने वाला था, फोटोसिंथेसिस, वो कम हो जाता है। तो इससे प्लांट की ग्रोथ को फर्क पड़ता है, आने वाले समय में प्लांट मर भी सकता है। ठीक है, और एसिडिक मीडियम प्रमोट्स लीचिंग ऑफ हैवी मेटल्स ऑल्सो। जैसे आपने देखा कि जो मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो जब भी नाइट्रेट्स के कांटेक्ट में आते हैं, एसिड रेन में नाइट्रेट्स सल्फेट नीचे आ रहे हैं, तो उनके साथ मिक्स होकर रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेते हैं और पानी में डिजोल्व होकर वहाँ से बह जाते हैं ये मिनरल्स वगैरह। और इसके साथ साथ कुछ हैवी मेटल्स वगैरह भी अगर सॉइल में है, जैसे कि एल्युमिनियम, लेड, मर्करी वगैरह, तो इनके चांसेस भी हैं ये एसिड रेन के कंपाउंड्स एनायंस के साथ रिएक्ट करके वहां से चले जाए। ठीक है, तो अब होगा क्या, चले जाएंगे जब वहां से, तो अभी तो चुपचाप ये सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, सॉइल में दबे हुए थे, ये हैवी मेटल्स, ये पॉइजनस मेटल्स में आ जाते हैं। लेकिन अब जब ये कंपाउंड बना लिए, लेट्स एज्यूम नाइट्रेट वगैरह बना लिए, और वहां से चले गए, मतलब कहाँ चले गए, पानी में बहते हुए चले गए। ठीक है, आसपास किसी नदी तालाब में पहुंच गए, तो अब जब ये पानी में प्रवेश कर जाएंगे तो पानी को भी टॉक्सिक बना देंगे। ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन वगैरह आगे जाके हो सकता है, पॉइजनस चीजें बन सकती हैं, बायो एक्यूमुलेशन वगैरह भी हो सकता है, फूड चेन में ये जहर पहुंच सकता है, जीव जंतु से खा के बीमार और मर सकते हैं, फिर इसको जो भी कंज्यूम करेगा वो भी बीमार और मर सकता है। ठीक है, तो ये भी एक इफेक्ट देखा आपने। अदर इफेक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट्स। ठीक है, जैसे कि लॉस और ऑल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड हैबिटेट रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे आपने देखा कि फूड चेन अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो खाना नहीं मिलेगा पशु पक्षियों को, तो वो वहां से हटना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे जो हैबिटेट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि जब वहाँ पे कोई रहेगा नहीं तो हैबिटेट का आएगा, बायोडाइवर्सिटी से यही कम होना शुरू हो जाएगी। खाना नहीं है, खाना नहीं है तो जितने भी बायोलॉजिकल स्पीसीज है वहाँ से हटना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे भी इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे एसिड रेन के। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है इनका, मतलब बैक्टीरिया फंगस पे क्या इफेक्ट पड़ता है इनका, पीएच स्पेशली एसिड रेन का क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। तो देखिए पीएच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे आपके लिए और सबके लिए भी, कि अगर एक कंफर्ट जोन हमारा रहेगा पीएच का, तो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो ट्रेन है पर्टिकुलर पीएच में काम करते हैं। तो पीएच डिटरमाइंस द प्लोरिफरेशन, प्लोरिफरेशन मतलब कोई चीज का स्प्रेड होना, कितनी तेजी से कोई चीज फैल सकती है। तो पीएच डिफाइन करता है कि कोई चीज कितनी तेजी से फैल सकती है, प्लोरिफरेशन ऑफ माइक्रोबियल स्पीशीज। ठीक है, तो किसी जगह का, किसी लैंड सॉइल का, एरिया का पीएच कैसा है वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस तरह की माइक्रोस्कोपिक स्पीशीज रहेंगी, मतलब किस तरह की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे रहेंगे, मतलब बैक्टीरिया ज्यादा होगा या एल्गी ज्यादा होगा या फंगस ज्यादा होगा, ये डिपेंड करता है उस एरिया का पीएच कैसा है। ठीक है, तो पीएच डिटरमाइन करता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस होना किसी पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो जो कंफर्ट जोन है, ऑप्टिमम पीएच है बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का, वो न्यूट्रल है। मतलब बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो है ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे पीएच लगभग 7 के आसपास हो, 7 से प्लस माइनस थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन न्यूट्रल के आसपास। लेकिन जो फंगस होते हैं, फंगाई वगैरह होते हैं, दे प्रेफर एन एसिडिक इन्वायरमेंट, मतलब उनको जो है पीएच 6 या 6 से कम पसंद आता है, 6 हो, पीएच 6 से कम हो, ऐसे एरिया में फंगस ज्यादा ग्रो करते हैं, ज्यादा फैलते हैं। ठीक है, जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी या ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनको एल्कलीन एनवायरनमेंट चाहिए, मतलब पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7। ठीक है, 7 से 8, 8 से 9 ऐसे एरिया में ऐसे जो पीएच जहाँ जहाँ पाया जाता है वहाँ पे ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया वगैरह ज्यादा पाया जाता है, साइनो बैक्टीरिया ज्यादा पाया जाता है। और जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, एसिडिक सॉइल, एसिडिक वाटर होता है, वहाँ फंगस ज्यादा पाया जाता है। और जो न्यूट्रल एरियाज होते हैं पीएच 7 के आसपास होते हैं, वहाँ पे आपको प्रोटोजोआ ज्यादा मिलेगा, बैक्टीरिया ज्यादा मिलेगा। ठीक है, सो अब यहाँ से इशू ये आना शुरू हो गया
microbial species in the soil and water shift from bacteria bound to fungi bound. अब इसका मतलब क्या है? देखिए, पानी में या सॉइल में जब भी एसिड रेन मिलना शुरू करेगी तो सॉइल और पानी को इसने धीरे धीरे एसिडिक बनाना शुरू किया। ठीक है, एसिडिक बनाना जब शुरू किया सॉइल को और वाटर को, तो अब सॉइल और वाटर में जो भी बैक्टीरिया और फंगस थे उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब एसिडिटी बढ़ना शुरू होगी मतलब पीएच जो है वो 7 से कम होना शुरू होगा, तो वहां पे बैक्टीरिया नहीं पनप पाएंगे, बैक्टीरिया वहां पे नहीं रह पाएंगे, बैक्टीरिया वहां प्रोलिफरेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहां पे कौन बढ़ना शुरू हो जाएगा? वहां फंगस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फंगस को एसिडिक एनवायरनमेंट पसंद है, वो उसका कंफर्ट जोन है। तो अब वहां पे बैक्टीरिया जो थे ज्यादा अब वो कम होना शुरू हो जाएंगे और फंगस की मेजॉरिटी वहां बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब इससे आप कहेंगे सर प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये हो गया बेटा कि डिकम्पोजिशन जो होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर का, ठीक है, प्लांट एनिमल जब मर जाते हैं तो उनका जो डिकम्पोजिशन करते हैं वो डिकम्पोजिशन मोस्टली जो करता है वो बैक्टीरिया करता है, जो सॉइल में प्रेजेंट है, सॉइल बैक्टीरिया। फंगस उतना नहीं कर पाता। ठीक है, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है, डेड डिकेइंग प्लांट मैटर है, जो सड़े हुए प्लांट बॉडीज है, एनिमल बॉडीज, उनको डिकम्पोज करना जरूरी है ताकि उसके अंदर जो ट्रैप्ड मिनरल्स तो बाहर निकल सके, तभी उनकी साइकिल्स पूरी हो पाएगी। आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्पेशली बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बैक्टीरिया ही मेजॉरिटी ऑफ डिकम्पोजिशन करता है, फंगस उतना नहीं कर पाती। तो अब इससे होगा क्या कि बैक्टीरिया वहां पे कम होना शुरू हो जाएंगी और फंगस वहां पे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस विल कॉज डिले इन डिकम्पोजिशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, और वहां पे जो भी सॉइल में मरे हुए जीव जंतु प्रेजेंट हैं उनका डिकम्पोजिशन अच्छे से हो नहीं पाएगा, जल्दी हो नहीं पाएगा, डिले हो जाएगा। जितनी जल्दी होगा उससे फायदा ये होगा, ह्यूमस बनना शुरू होगा, वहां पे जो ट्रैप्ड एलिमेंट्स थे उस बॉडी में वो बाहर निकलना शुरू होंगे, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम बाहर आना शुरू होगा, प्लांट को मिलना शुरू होगा, प्लांट कंज्यूम करेंगे जल्दी ग्रो करेंगे। लेकिन डिकम्पोजिशन हो नहीं पा रहा क्योंकि फंगस है वहां पे, फंगस के अंदर इतनी एबिलिटी अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया डिकम्पोज करने की। ठीक है, तो देयर विल बी अ डिले इन डिकम्पोजिशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। ये आपका इफेक्ट है एसिड रेन का माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, अब बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट इन सब पे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो देखिए जितने भी पुराने बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, एंशिएंट बिल्डिंग्स हैं, एंशिएंट बिल्डिंग्स हैं, टेक्सटाइल वगैरह हैं, इन पे स्पेशली एसिड रेन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जनरली ये सब लाइम स्टोन वगैरह या मार्बल से बने। ठीक है, ताजमहल को आप देखिए मार्बल वगैरह से जो बना है, क्योंकि एसिड रेन लाइम स्टोन और मार्बल से बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है, उसको करोड कर देता है, खराब कर देता है उसको। तो लाइम स्टोन एंड मार्बल आर डिस्ट्रॉयड बाय द एसिड रेन। ठीक है, ये जब 5.6 की कम पीएच वाली वर्षा जब होती है, वेट डिपोजिशन जब होता है, तो ये लाइम स्टोन और मार्बल से बने हुए बिल्डिंग्स को, मॉन्यूमेंट्स को खराब कर देता है, डैमेज कर देता है। और उसके साथ साथ जो वेट डिपोजिशन होता है, जो ड्राई डिपोजिशन होता है आपका, डस्ट पार्टिकल्स वाला, स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स लाइक फूड, ये सब बाकी ऑब्जेक्ट्स पे कवर कर देता है, उनके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, उनके ऊपर एक घेरा बना लेता है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, दे स्लोली डिसॉल्व और फ्लेक अवे फ्रॉम द सरफेसेस बिकॉज ऑफ एसिड फ्यूम्स इन द एयर। धीरे धीरे ये रिएक्ट करना शुरू करता है, कार्बन जो आपका जो लाइम है और जो मार्बल है उनको धीरे धीरे डिसॉल्व करना शुरू कर देता है। मेनी बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स सच एज ताजमहल हैव सफर्ड फ्रॉम एसिड रेन। ठीक है, मार्बल से बना हुआ है तो उसको मार्बल कैंसर भी कह देते हैं। एसिड रेन जो है वो मार्बल से इतना रिएक्ट करती है, उसको करोड करती है, डैमेज कर देती है, इसको मार्बल कैंसर भी कहा जाता है। तो इस तरह की लाइमस्टोन और मार्बल से बनी हुई जो मॉन्यूमेंट से बिल्डिंग है उनको भी इफेक्ट रहता है एसिड रेन का। एसिड रेन एरियाज, अर्थ पे कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो कि एसिड रेन की बेल्ट हैं, जहाँ पे एसिड रेन ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं? तो ये बेसिकली वो एरिया जहाँ पे हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। अब देखो इंडिया वगैरह में इंडस्ट्रियलाइजेशन बाद में शुरू हुआ, सबसे पहले यूरोप में शुरू हुआ, यूएस में शुरू हुआ। तो जो यूरोप वाला एरिया है, जो यूरोप के ऊपर का एटमॉस्फेयर है और जो अमेरिका के ऊपर का एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कि वहाँ पे हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले से ही होता आया है। ठीक है, सो एसिड रेन एरिया, these areas are concentrated in the industrialized belt, जहाँ पे औद्योगिकरण ज्यादा हुआ है, इंडस्ट्रीज बनी है। कहाँ है? स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इक्वेटर के ऊपर
इक्वेटर के ऊपर ही ज्यादा देखा जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। तो ऐसे एरिया में नदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा पाए जाते हैं एसिड रेन के चांसेस, जैसे कि स्कैंडिनेविया हो गया आपका, कनाडा हो गया, नॉर्थ ईस्ट एरिया यूएस का, और यूरोप का नॉर्थ वेस्टर्न एरिया। ऐसे एरियाज में एसिड रेन होने के ज्यादा चांसेस देखे जाते हैं। इंडिया में कहाँ कहाँ कब कैसे हो सकता है या हुआ है? तो इन इंडिया the first report of acid rain came from Bombay in 1974. तो बॉम्बे में ऐसे पहली बार देखा गया सन 1974 के दशक में कि एसिड रेन को फील किया गया, ऑब्जर्व किया गया कि पीएच जो है वो 5.6 से कम रह गया। ठीक है, इसके साथ साथ कभी कभार रिपोर्ट आती रहती है कि किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे कि दिल्ली वगैरह जहाँ पे ज्यादा पोल्यूशन वगैरह रहता है वहां से एसिड रेन होने के चांसेस देखे गए। ठीक है, और क्या हमारे पास सबूत है? लोअरिंग ऑफ सॉइल पीएच इज रिपोर्टेड। ठीक है, जनरली सॉइल पीएच एक पर्टिकुलर लेवल पे है, उसके अंदर लगातार एसिड रेन पड़ती रही, कुछ हद तक उसने बफर किया, रोक के रखा, लेकिन जब एक थ्रेशोल्ड लिमिट पहुंच गई उसके बाद वो अपना एसिडिक होना शुरू हो गया वो सॉइल। तो ऐसी रिपोर्ट्स मिली है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट है, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन है, वहां से रिपोर्ट्स आती रहती समय समय पे, वहां के जो सॉइल हैं उनकी पीएच जो है वो कम हो रही है। पीएच कम हो रही मतलब वो सॉइल एसिडिक होना शुरू हुआ है। इसी के साथ साथ जो कर्नाटका का और केरला का कोस्टल एरिया है, उड़ीसा, बंगाल और बिहार के भी कुछ हिस्सों में देखा गया कि वहाँ के जो सॉइल है उनकी पीएच कम हो रही है। तो ये बेसिकली कम इसलिए हो रही है कि समय समय पर जो वर्षा होती है इस एरिया में उसका पीएच जो है वो 5.6 से कम रहता है, और बफर होने के साथ करने के अलावा भी ज्यादा अगर एक्सपोजर होता है तो सॉइल की पीएच होना कम होना शुरू हो जाता है। ठीक, एसिड रेन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? कंट्रोल ऑफ एसिड रेन, तो पहले तो वही भाई कि एसिड रेन होता किससे, रोक लो। होता है सल्फर के ऑक्साइड से, ठीक है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। अब कल देखिए हम लोग बात कर रहे थे BS4 BS6 की। ठीक है, तो हमने कहा था कि BS6 जो है उसमें आपके सल्फर का अमाउंट कम होता है, 10 पार्ट्स पर मिलियन रहता है। तो जितना कम सल्फर रहेगा तो सल्फर बाहर भी कम निकलेगा फ्यूल चैम्बर में बर्न होने के बाद, तो सल्फर के ऑक्साइड भी कम होंगे। ठीक है, तो इससे एसिड रेन भी कम होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो पहला काम यही है कंट्रोल में कि यूज ऑफ लो सल्फर फ्यूल, मतलब ऐसा फ्यूल, ऐसा ईंधन आप इस्तेमाल करें जिसमें सल्फर कम हो, या जो भी नेचुरल गैस वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, सल्फर इसमें ना हो, बिल्कुल ना हो। या वॉश्ड कोल का इस्तेमाल किया जाए थर्मल प्लांट्स में। थर्मल प्लांट जहाँ पे कोयले का इस्तेमाल करके आप बिजली बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो कोयले का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कह रहे हैं कोयले की जगह आप ऐसा कोयला इस्तेमाल करिए जिसको हम कहते हैं वॉश्ड कोल, क्योंकि इससे क्या है कि वॉश्ड कोल जल्दी से बर्न होता है और सल्फर नाइट्रोजन के कंटेंट कम निकलते हैं। ठीक है, वॉश्ड कोल क्या होता है वो नीचे देखते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कम बाहर निकलेगा, तो इससे इंसिडेंसेस जो चांसेस हैं एसिड रेन के वो कम हो जाएंगे। और ये कहते हैं कि समय समय पे आप सॉइल्स की बफरिंग किया करिए। जैसे हर सॉइल के अंदर मिनरल्स वगैरह ऐसे हैं इंडियन सॉइल्स में, स्पेशली हमारे यहाँ की सॉइल्स, इंडिया की सॉइल बफर कैपेसिटी अच्छी है, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ सॉइल की पीएच कम हो रही है कोशिश की जाए कि वहां पे हम बफरिंग करें। बफरिंग मतलब क्या होगा? प्रैक्टिस ऑफ एडिंग अ न्यूट्रलाइजिंग एजेंट टू द एसिडिफाइड वाटर। आसपास का जो पानी है नदी तालाब का, उसमें जो है एसिडिफाइंग एजेंट, न्यूट्रलाइजिंग एजेंट को डाल दिया जाए। न्यूट्रलाइजिंग एजेंट मतलब जो एसिडिक नेचर को कम कर सके और पीएच को बढ़ा सके। मतलब पीएच अगर 6 या 6 से कम है तो उसको बढ़ा के 7 के आसपास ले आ जा सके। तो ऐसे में स्पेशली इस्तेमाल होता है चूने का। चूना आप लोग समझते हैं, लाइम। तो लाइम इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट के पाउडर को डाल दिया जाता है पानी में, सॉइल में, ताकि अगर वहाँ की पीएच कम हो रही है तो ये पीएच को बढ़ाने का काम करे। इसे कहते हैं बफरिंग करना। ठीक है, चूना डाल देना, लाइम डाल देना। और अब आपका है वॉश्ड कोल, ये देख लीजिए। तो वॉश्ड कोल एक ऐसा कोल है जिसका मैकेनिकल ट्रीटमेंट किया गया है। ठीक है, मतलब उसको मैकेनिकली वॉश किया गया और उसके अंदर से इम्प्योरिटीज बाहर निकाली गई। कोयले के साथ जब कोयले को माइन से बाहर निकालते हैं, इंडिया में जो ग्रेड कोयले का इस्तेमाल होता है वो लो ग्रेड कोयला होता है। ठीक है, उतनी अच्छी वैरायटी का हम इस्तेमाल नहीं करते।
उसके अंदर इम्प्योरिटीज ज्यादा होती है। तो जो इम्प्योरिटीज अटैच होती हैं कोल के साथ, जैसे कि ऐश, राख वगैरह, सॉइल अटैच रहता है कोयले के साथ, पत्थर के कुछ टुकड़े अटैच रहते हैं, रॉक्स सॉइल अटैच रहते हैं आपके कोल के साथ, तो ये कोल नेचुरल कोल होता है। इसको हम वॉश कर देते हैं, मतलब ऐसे मैकेनिकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें से ये सब सामान जो इम्प्योरिटीज हैं, ऐश वगैरह, सॉइल, रॉक, इसको रिमूव कर देते हैं। तो अब जो कोल मिलता है उसको हम कहते हैं वॉश्ड कोल। लेकिन ये महंगा होता है क्योंकि आपको ये काम करने में, ये क्लीनिंग करने में अलग से इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी इसके लिए जो ये काम करें, ठीक है, तो एक्सपेंसिव बन जाता है। लेकिन फायदा ये होता है कि वॉश्ड कोल बर्न्स लॉन्गर, ये लंबे समय तक जलता है, ठीक है, मतलब ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है क्योंकि आपने इसमें से इम्प्योरिटी हटा दी, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेड कोल इज वॉश्ड। हम जो भी कोयला बाहर से मंगाते हैं, इंडिया में जो भी कोयला बाहर से आता है वो तो अच्छी क्वालिटी का है, वॉश्ड कोल है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इंडियन कोल, जो हमारे कोल माइंस में कोयला हम निकालते हैं, माइन करते हैं, यूज करते हैं, वो बहुत सस्ता कोयला है, कॉस्ट मच लेस, क्योंकि वो अनवॉश्ड वैरायटी का है, इसके अंदर कई सारे इम्प्योरिटीज मिक्स हैं, ठीक है। एक सर्वे हुआ है यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने किया है, और उसके अकॉर्डिंग ये पाया गया कि अगर हम वॉश्ड कोल का इस्तेमाल करें थर्मल पावर प्रोडक्शन के लिए, तो उससे जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है उसमें 11% की कमी आ सकती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस रुक सकते हैं, कम हो सकते हैं, अप टू 11% रिडक्शन हो सकता है। मतलब वॉश्ड कोल जो है वो ज्यादा इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। तो अब कोल, वॉश कोल बनाने के लिए क्या करना है, आपको एक अलग से इंडस्ट्री बनानी होगी, इसको हम कहते हैं कोल वॉशरी। एक अलग से फैक्ट्री बनेगी इसके लिए, इसे कोल वॉशरी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज कोल प्रिपरेशन प्लांट। जैसे थर्मल पावर प्लांट होते हैं वैसे कोल प्रिपरेशन प्लांट है। तो ये एक फैसिलिटी, एक ऐसा एरिया है विच वॉशेस ऑफ द सॉइल, रॉक एंड अदर इम्प्योरिटीज फ्रॉम द कोल। तो कोयले से ये सारी इम्प्योरिटीज हटा के, कोयले को सुखा के फिर इससे बनता है जो फाइनल प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं वॉश्ड कोल, ठीक है। और ये ज्यादा अच्छा होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, इट इज मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली, और इसको बेचेंगे तो ज्यादा पैसा भी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू जो लो वैरायटी ऑफ कोल होता है, ठीक है। और इसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि ये ज्यादा अच्छे से बर्न होता है, कम कार्बन पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, और अप टू 11% CO2 एमिशंस को रोक सकता है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी कंट्रोल करने में काफी अच्छा है वॉश्ड कोल। लेकिन इसके लिए अलग से एक इंडस्ट्री बनानी पड़ती है कोल वॉशरी। हमारे यहाँ मैक्सिमम अनवॉश्ड कोल इस्तेमाल होता है, और जो हम बाहर से कोल मंगाते हैं इम्पोर्टेड कोल, वो वॉश्ड वैरायटी का होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो अब हमने देख लिया एसिड रेन, अब देखते हैं ओशियन एसिडिफिकेशन क्या है, ये क्या है। तो ओशियन का जब पीएच लेवल कम होना शुरू हो जाए, ओशियन के, समुद्र के जो पानी है, ठीक है, सागर महासागर के जो पानी है, उनका जब पीएच कम होना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं एसिडिफाई हो रहा है ओशियन, तो इसे कहते हैं ओशियन एसिडिफिकेशन, ठीक है। तो ये ओशियन एसिडिफिकेशन को कई बार बोला जाता है बाय द नेम ऑफ इविल ट्विन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का जुड़वा भाई माना जाता है इसको, ठीक है, इविल ट्विन। तो ऐसा जुड़वा भाई जो कि गंदा है, ठीक है, विलेन टाइप। तो ग्लोबल वार्मिंग से दो दिक्कतें होती हैं, टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ जो है जितना ज़्यादा CO2 एटमॉस्फेयर में होगा उतना ज़्यादा CO2 जो है, द अदर CO2 प्रॉब्लम भी कहते हैं कि CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से और प्रॉब्लम क्या हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, अगर तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है अर्थ का, ग्लोबल वार्मिंग होती है, पोल्यूशन होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम और होती है जिसको हम कहते हैं अदर प्रॉब्लम या इविल ट्विन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इसको कहते हैं ओशियन एसिडिफिकेशन। होता क्या है कि ओशियंस के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो CO2 के अपने अंदर एब्जॉर्ब करा देते हैं। जितना ज़्यादा CO2 एटमॉस्फेयर में होगा उतना ज़्यादा CO2 एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा समुद्र में, सीज और ओशियंस में, ठीक है। तो ओशियन एसिडिफिकेशन इज द ऑनगोइंग डिक्रीज इन द पीएच ऑफ अर्थ ओशियन। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारे अर्थ में जो भी वाटर बॉडीज हैं, बड़ी बड़ी समुद्र, सीज, ओशियन, उनमें लगातार पीएच कम हो रहा है।
और क्यों हो रहा है ऐसा? इट इज कॉज्ड बाय द अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जितना ज्यादा CO2 प्रेजेंट है वो CO2 जो है एब्जॉर्ब कर ले रही है कौन? सीज और ओशियन एब्जॉर्ब कर ले रही है। तो एज पर एस्टिमेटेड डेटा about 30 to 40% of the CO2 from human activity मतलब जो हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट में जो कोयला वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे जो CO2 बाहर रिलीज कर रहे हैं उसका 30 से 40% CO2 जो एटमॉस्फेयर में हम डाल रहे हैं वो डिजॉल्व हो जा रहा है वाटर बॉडीज में। ठीक है, मतलब जितना भी CO2 हम लोग बाहर निकाल रहे हैं एटमॉस्फेयर में जा रहा है बाय इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस या नेचुरल प्रोसेसेस, उसका 30 से 40% CO2 एटमॉस्फेयर में नहीं रह रहा है, वो पानी में एब्जॉर्ब हो जा रहा है। मतलब समुद्र में, सीज, रिवर्स, ओशन, लेक्स, इसमें एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो इससे होगा क्या? पानी में जाने के बाद पानी में वाटर है, H2O है, ठीक है, और ऊपर से CO2 खूब एब्जॉर्ब हो रहा है, तो क्या बनना शुरू हो जाएगा? कार्बोनिक एसिड लगातार बनना शुरू हो जाएगा और लगातार बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, so it reacts to form carbonic acid. Some of these extra carbonic acid molecules react with the water molecule to give bicarbonate ion and a hydronium ion. तो क्या होता है कि H2CO3 तो बन ही रहा है, इसके बाद भी कई बार क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट कर जाता है कई बार कार्बोनिक एसिड से और बना लेता है बाइकार्बोनेट आयन HCO3-। ये आयन बन जाते हैं आयन, और कई बार हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, इसको हम कहते हैं H3O+, हाइड्रोजन आयन H+। तो इससे क्या होता है कि जब ये एक्स्ट्रा आयन बनना शुरू हो जाते हैं, बाइकार्बोनेट आयन, हाइड्रोनियम आयन, तो इससे जो है ओशन एसिडिटी और बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ऑलरेडी H+ आयन तो थे ही क्योंकि कार्बोनिक एसिड बन रहा था, अब हाइड्रोनियम आयन भी बन रहा है H3O+, तो और उसको हाइड्रोनियम आयन के थ्रू हाइड्रोजन आयन मिलना शुरू हो गए। तो इससे क्या होगा? कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा H+ आयन का, मतलब pH और गिरना शुरू हो जाएगा। अब इसको रोकने का तरीका यही है कि भाई हम CO2 एमिशन को कम होने दें बाहर, क्योंकि हम ये तो रोक सकते हैं नहीं कि ऑक्सीजन की वाटर बॉडीज को रोक दें कि नहीं CO2 एब्जॉर्ब ना कर पाए, वो तरीका नहीं है हमारे पास। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन चेक ऑन द CO2 एमिशंस एंड कंट्रोल द पोल्यूशन। यही हमारे पास ओनली मीन्स है टू रिड्यूस ओशन एसिडिफिकेशन। ठीक है, ओशन एसिडिफिकेशन होने का रास्ता, रोकने का रास्ता यही है कि हम पोल्यूशन को रोक दें ताकि CO2 कम से कम एटमॉस्फेयर में रहे। कम से कम रहेगा तो कम से कम CO2 घुलेगा, डिसॉल्व होगा वाटर बॉडी में। और क्या दिक्कत उससे होती है? अदर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू ओशन एसिडिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन से भी हो जाता है कई बार ओशन एसिडिफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि लीचिंग होती है एलिमेंट्स की, मेटल्स की, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ये सब सल्फेट नाइट्रेट जो है, जो भी सॉइल में मिनरल्स थे ये पानी में डिजॉल्व होकर वहां से बह के आसपास के नदी, नहर, तालाब में चले जाते हैं, और वहां जाके जब इतने सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं वाटर बॉडी में, ठीक है, लेट्स एज्यूम ये आपकी एक वाटर बॉडी है, ठीक है, और ये आपका एक लैंड एरिया है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, और ये आपका पानी है। ओके, अब यहाँ पे जो ये कई सारे सॉइल में ट्रैप्ड मिनरल्स हैं, आयंस हैं, ठीक है, जो कि ह्यूमस के थ्रू, डिकम्पोजिशन के थ्रू सॉइल में मिक्स हो गए हैं। लेकिन जब पानी बहता है यहाँ से, ठीक है, ये पानी में डिजॉल्व होके, ये पानी के साथ बहते हुए, या अगर एसिड रेन वगैरह हुई तो नाइट्रेट्स इससे रिएक्ट करके बहते हुए ये चले जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं आसपास के किसी नदी नाला, तालाब, नहर वगैरह में। तो ये जो मान लो वाटर बॉडी है, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स आना शुरू हो गए, ठीक है, मतलब न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व आना शुरू हो गए। तो ऑब्वियसली बात है, इनको खाने के लिए ऑर्गेनिज्म भी आना शुरू हो जाएंगे। जब खाना मिलेगा तो इससे क्या है, ग्रोथ जल्दी बढ़ती है ऑर्गेनिजम्स की। तो स्पेशली जो एल्गी होते हैं, ठीक है, प्लैंक्टन्स होते हैं, इसको आप बाद में कहते हैं एल्गी, एल्गल बूम्स, ठीक है, एल्गल बूम्स वगैरह,
ये हो जाता है, क्योंकि जो एल्गी होते हैं उनको बहुत ज्यादा पसंद होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो जो यहाँ पे एल्गी टहल रहे थे उनको दिखा, अरे वाह खाना आ रहा है हमारे लिए, न्यूट्रिएंट्स आ रहा है, तो ये फटाफट और रिप्रोड्यूस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कई सारे एल्गी प्रेजेंट हो जाते हैं एक तरह से उस वाटर बॉडी में, ठीक है, और पूरा ढक देते हैं वाटर को। आपने देखा होगा हरे 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 पूरा वाटर बॉडी हो जाता है ग्रीन कलर का, इसी को कहते हैं कि एल्गी ब्लूम कर गया, हाई अमाउंट में प्रोलिफरेट कर गया, बढ़ गया। तो अब इससे होता क्या है, इससे ओशियन एसिडिफिकेशन हो सकता है। तो यूट्रोफिकेशन हुआ, ये यूट्रोफिकेशन क्या हुआ, किसी भी वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा है वो बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि आसपास से बहते हुए कई सारे न्यूट्रिएंट्स आ गए। तो एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ वाटर बॉडी इज टर्म्ड एज यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन से एल्गी बूम हो जाता है, क्योंकि ढेर सारे एल्गी इनको खाने आ जाएंगे। अब इससे क्या होता है, कभी ना कभी ये एल्गी मरेंगे, डिकम्पोज होंगे, नीचे जाएंगे वाटर बॉडी में, नीचे जाएंगे, और नीचे क्या है, बैक्टीरिया है बैठे हैं इनको डिकम्पोज करने के लिए। लेकिन जब बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं इनको, तो बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं। जितना ज्यादा बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे इन एल्गी को, क्योंकि एल्गी बहुत सारे हो गए हैं, जितने सारे हो गए उतने सारे मरेंगे भी, और जितना मरेंगे उनको डिकम्पोज करेगा बैक्टीरिया, और डिकम्पोजिशन प्रोसेस के समय बैक्टीरिया रेस्पिरेशन भी करता है, मतलब CO2 बाहर निकालता है। मतलब जितना ज्यादा डिकम्पोजिशन करेगा बैक्टीरिया उतना ज्यादा CO2 निकालेगा बैक्टीरिया, ठीक है। इससे सी लेवल में, सी वाटर या जो भी वाटर बॉडी, वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, क्योंकि डिकम्पोजिशन करने के लिए बैक्टीरिया वर्क कर रहा है, तो ऑक्सीजन ले रहा है और CO2 बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो CO2 बढ़ना शुरू हो जाएगा पानी में, क्योंकि पानी के अंदर ही बैक्टीरिया है, और वहीं बैठे बैठे ही अंदर से ये एल्गी को डिकम्पोज कर रहा है। तो जितना ज्यादा CO2 बढ़ना शुरू हो जाएगा पानी में ऑलरेडी H2O है, CO2 मिक्स होना शुरू हो जाएगा, H2CO3 बनना शुरू हो जाएगा, मतलब पानी का pH कम होना शुरू हो जाएगा, पानी जो है एसिडिक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन ऑल्सो इनडायरेक्टली लीड्स टू वाटर एसिडिफिकेशन या ओशियन एसिडिफिकेशन, ठीक है। ये आया कुछ समझ में? आगे देखिए, इफेक्ट्स ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन। क्या इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अभी हमने देख लिया कि ओशियंस हैं, वाटर बॉडीज हैं, ये CO2 को एब्जॉर्ब करना जानते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रिजर्वर हो गए CO2 के, ठीक है। तो दे एब्जॉर्ब अ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ CO2, ऑलमोस्ट 1/3 CO2 जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो भी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ये एब्जॉर्ब हो जाता है वाटर बॉडीज में, ठीक है। एंड इफेक्टिवली बफरिंग क्लाइमेट चेंज, तो एक तरह से अच्छी बात है। आप भी सोचोगे सर ये तो अच्छी बात हो गई, CO2 एटमॉस्फेयर में तो रहा नहीं, कहाँ आ गया, पानी में आ गया, तो एटमॉस्फेयर में तो नहीं है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग कम से कम होगा, क्योंकि अब एटमॉस्फेयर में तो रहा नहीं, पॉल्यूशन भी कम से कम होगा, अच्छी बात है। लेकिन अब क्या नुकसान हो गया इससे, कि पानी की क्वालिटी खराब होना शुरू हो गई, पानी एसिडिफाई होना शुरू हो गया, ठीक है। तो अपटेक ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज अकरिंग एट हायर रेट देन द नेचुरल रेट ऑफ बफर कैपेसिटी ऑफ द ओशन। ओशन की जो अपने आप में बफर कैपेसिटी है, यहाँ वो CO2 को एब्जॉर्ब कर सकते हैं बिना अपना pH चेंज किए, लेकिन जितना ज्यादा CO2 से मिक्स होता चला जा रहा है तेजी से एक हाई लेवल पे, उससे क्या है, बफर कैपेसिटी खत्म हो रही है, खराब हो रही है इन ओशियंस की, और ये ओशियन लगातार एसिडिफाई होते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब इससे क्या है, एसिडिटी बढ़ना शुरू हो जा रही है, मेटाबॉलिक रेट्स जो है ऑर्गेनिजम्स के, जो भी फ्लोरा और फौना रह रहे हैं, मेटाबॉलिज्म जो उनके बॉडी में होता है वो कम होना शुरू हो रहा है, ठीक है। इम्यूनिटी खराब हो रही है ऑर्गेनिजम्स की जो पानी में रह रहे हैं, क्योंकि ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। और ये आपने देख ही लिया कि बाइकार्बोनेट आयंस और हाइड्रोनियम आयंस वगैरह भी बनना शुरू हो जाते हैं। अब दिक्कत ये भी है कि सी वाटर जो है इट एब्जॉर्ब्स CO2 टू प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड भी बन गया, बाइकार्बोनेट आयंस भी बन गया, कार्बोनेट आयंस भी बन गया। लेकिन एक प्रॉब्लम आगे जाके ये भी हो जाती है कि द इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल्स लीड टू अ डिक्रीज इन द pH लेवल, ठीक है। जितना ज्यादा CO2 एब्जॉर्ब करेंगे उतना कम pH होगा, मतलब एसिडिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। And increase in the concentration of carbonic acid and bicarbonate ions, causing a decrease in the concentration of carbonate ions.
तो जितना ज्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगा उससे उतना ज्यादा बाइकार्बोनेट आयन बनना शुरू हो गया। मतलब जितना ज्यादा कार्बोनेट आयन था, देखिए कार्बोनेट होना बहुत जरूरी है पानी में, ठीक है, क्योंकि कार्बोनेट आयन की वजह से ही जो है आपका क्या होगा, जो कार्बोनेट आयन है इसकी वजह से आपका क्या बनता है, कई सारे जो ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं, स्पेशली सी जैसे कि आपके कोरल्स वगैरह हो गए, कोरल रीफ वगैरह, उनको कार्बोनेट बहुत चाहिए जिंदा रहने के लिए, ठीक है। लेकिन जब जितना ज्यादा CO2 पानी में डिजॉल्व होना शुरू होता है, तो जब कार्बोनिक एसिड पानी बनना शुरू होती है, वो कार्बोनेट आयन जो पानी में होते हैं उसके साथ साथ वाटर आयन, अदर H+ आयन जो है, हाइड्रोजन आयन, वो रिएक्ट करना शुरू हो जाता है और कार्बोनेट आयन को कन्वर्ट कर देता है बाइकार्बोनेट आयन में, मतलब HCO3 में, ठीक है, HCO3- में, बाइकार्बोनेट आयन में। तो अब क्या हुआ, कार्बोनेट आयन की जो इंटेंसिटी है, प्रेजेंट जो कंसंट्रेशन है कि ओशियंस में कार्बोनेट आयन होना जरूरी है, उसका कंसंट्रेशन कम होना शुरू होता है, क्योंकि कार्बोनेट आयंस लगातार कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं बाइकार्बोनेट आयंस में। क्योंकि जितना ज्यादा H+ आयन, जितना ज्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगा पानी में, उतना ज्यादा H+ आयंस निकलेंगे, हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे। ये हाइड्रोजन आयंस जो हैं ये कंबाइन कर जाते हैं कार्बोनेट आयंस के साथ, ठीक है, और बना लेते हैं बाइकार्बोनेट। अब प्रॉब्लम क्या होती है, दिस रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बोनेट आयंस अवेलेबल। जितना पानी में अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कार्बोनेट आयंस की, वो कम होना शुरू हो जाती है। अब इससे प्रॉब्लम होती है कुछ ऑर्गेनिजम्स को, दिस मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर कैल्सीफाइंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कैल्सीफाइंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पेशली इनको हम कोरल्स वगैरह कहते हैं, कुछ प्लैंक्टन वगैरह होते हैं, जो कि जैसे आप ये देखिए, आपने कभी कोरल रीफ वगैरह देखे होंगे, तो ये जो ऐसे स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ठीक है, इधर जो ऐसे कलरफुल स्ट्रक्चर्स है, इनको बनाने के लिए चाहिए होता है कार्बोनेट, ठीक है। तो बेसिकली एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, हम यहाँ पे सिम्बायोसिस समझ सकते हैं, ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है। तो दो ऑर्गेनिजम्स इसमें एक साथ रहते हैं, एक को हम कहते हैं कोरल पॉलिप, और इसके साथ होता है जूज़ैंथली। ये एक एल्गी है, ठीक है। तो एक एल्गी और एक पॉलिप, ये दोनों एक साथ मिलके रहते हैं, और इनके कॉम्बिनेशन को हम क्या बता देते हैं, ये कोरल रीफ है। तो ये एक रीफ लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कोरल को अपनी स्केलेटन बनाने के लिए, अपने स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, जैसे ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, इसके लिए चाहिए होता है कार्बोनेट आयन, ठीक है। तो ये कैल्सीफाई करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं इसको, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स में, कौन, कोरल पॉलिप्स। और इसके साथ साथ इनको कुछ प्लैंक्टन्स हेल्प करते हैं। तो ये जो प्लैंक्टन्स होते हैं ये इनको कलर देते हैं, ठीक है। आप अलग अलग फिगर्स में कभी चेक करें कोरल रीफ के फिगर, तो आपको अलग अलग वैरायटी ऑफ कोरल्स मिलेंगे, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, बड़े डायनेमिक कलर्स होते हैं। जो कलर जो मिलता है कोरल रीफ को, वो मिलता है एल्गी की वजह से। एल्गी के अंदर जो कलर होगा वो कलर मिल जाएगा इसको। और ये सिम्बायोसिस क्यों है, क्योंकि एल्गी करता है फोटोसिंथेसिस, खाना बनाता है, ठीक है। तो खाना बनाता है, उस खाने को कंज्यूम कोरल पॉलिप भी कर लेता है, और एल्गी को रहने की जगह देता है कोरल पॉलिप। कहता है कि देखो मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है रहने के लिए, आओ मेरे साथ इसमें रहो। तो इसको रहने की एक जगह देता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कोरल रीफ। अब ये कोरल रीफ होते हैं, इनको कहा जाता है, आप कह सकते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ दी ओशियंस। रेन फॉरेस्ट बेसिकली ऐसा आप कह सकते हैं एरिया है, हैबिटेट है या बायोम है, जहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। तो वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कई सारे स्पीशीज पाए जाते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसी कोरल रीफ को पानी का ट्रॉपिकल, पानी का रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि कोरल रीफ जहाँ रहते हैं, इनको खाने के लिए यहाँ पे कई सारे जीव जंतु आते हैं, छोटी छोटी मछलियां बहुत आती हैं, वो इन पे फीड करती हैं। और छोटी छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी बड़ी मछलियां आती हैं, उनको खाने के लिए और बड़े बड़े जीव जंतु आते हैं। तो होता क्या है कि जहाँ जहाँ कोरल रीफ रहते हैं, उनके आसपास कई सारे जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। एक पूरी कॉलोनी बन जाती है ऑर्गेनिजम्स।
लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे एसिडिफिकेशन होना शुरू हो जाता है ओशियंस का, तो कार्बोनेट आयंस खत्म हो जाते हैं। कार्बोनेट आयन जब नहीं रहते हैं तो कोरल अपना ये स्ट्रक्चर नहीं बना पाता, और उसकी वजह से ये जूज़ैंथली इसके पास नहीं रह पाता, और कोरल रीफ जब नहीं बन पाते हैं तो जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बननी चाहिए उस एरिया में वो नहीं बन पाती। ठीक है, अब कोरल रीफ जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा मछली पकड़ने के चांसेस होंगे मछुआरों को। फिशरमैन वगैरह जो होते हैं, जो कमर्शियल फिशिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, वो कोरल रीफ के आसपास कोशिश करती हैं कि वहां से मछलियां निकालने, क्योंकि वहां मछलियां बहुत ज्यादा होती हैं, वेराइटीज की होती हैं। ठीक है, तो कमर्शियल फिशरीज आर थ्रेटेंड बिकॉज ओशन एसिडिफिकेशन हार्म्स दी कैल्सीफाइंग ऑर्गेनिजम्स लाइक कोरल। ठीक है, तो कोरल की वजह से जो फूड वेब बनता है, क्योंकि मैंने कहा इनको खाने के लिए बहुत सारे जीव जंतु आते हैं, उनको खाने के लिए और सारे आते हैं, तो एक बहुत बड़ा फूड वेब बन जाता है कोरल रीफ के आसपास, तो वहां मछली पकड़ने के चांसेस बहुत होते हैं। लेकिन जब कार्बोनेट आयंस कम होना शुरू हो जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर्स वहां पे नहीं बन पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, फिश इंडस्ट्री को इकोनॉमिक सेटबैक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। जितनी ज्यादा पानी में एसिडिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी उससे कोरल ब्लीचिंग होना शुरू हो जाएगा। कोरल ब्लीचिंग मतलब क्या होता है बेटा, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप जो होती है टूट जाती है। टूट जाने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो एल्गी होता है यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि एल्गी जो है वो अपने अंदर पीएच चेंजेस को नहीं रोक पाता, उसको पीएच में चेंजेस पसंद नहीं, बहुत ही सेंसिटिव होता है। ठीक है, सेंसिटिव टू चेंजेस, चला जाता है। तो अब से वो कोरल रह गया और उसको खाने के लिए खाना भी नहीं मिल रहा, क्योंकि खाना उसको कौन दे रहा था, वो एल्गी दे रहा था। तो इसे कहते हैं ब्लीचिंग। तो ये कोरल चला, एल्गी चला गया, एल्गी चला गया तो अपना कलर भी साथ में ले गया। ये जो एल्गी, जो कलर मिल रहा था इसको, स्ट्रक्चर को ब्लू ग्रीन ऑरेंज कलर, वो एल्गी की वजह से मिल रहा था। एल्गी रहा नहीं तो ब्लीचिंग हो गई, और धीरे धीरे वो कोरल पॉलिप भी मर जाएगा, तो खाना नहीं मिल रहा उसको। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम है इसका। तो कोरल रीफ बेसिकली क्या होता है, ये आपकी कॉलोनीज ऑफ एनिमल्स होते हैं, कॉलोनीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कॉलोनी मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे एक साथ रहते हैं। तो कोरल रीफ्स आर द कॉलोनीज ऑफ टाइनी लिविंग क्रिएचर्स व्हिच आर फाउंड इन द ओशन। ठीक है, तो इसमें जो क्रिएचर्स होते हैं ये स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करके, और ये बनाता कौन है, कोरल पॉलिप बनाता है। ठीक है, तो कोरल रीफ्स आर आल्सो रिगार्डेड एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। ठीक है, इनको समुद्र का आप कह सकते हैं वर्षा वन कहा जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे समुद्र में जितनी पाए जाने वाले स्पीशीज हैं उसमें 25% स्पीशीज जो होती हैं वो कोरल रीफ्स के आसपास पाई जाती है। ठीक है, तो कोरल रीफ्स पाए तो बहुत कम जगह जाते हैं, दे हार्डली ऑक्यूपाई 0.1% ऑफ ओशन सरफेस, बहुत कम कम जगह पाए जाते हैं, लेकिन जहां भी पाए जाते हैं वहां पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनकी कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, पहली बात तो ये पाए जाएंगे शैलो एरिया में, बहुत डेप्थ, बहुत गहरे पानी में, बहुत गहरे ओशन में डेप्थ में नहीं पाए जाते। दे आर फाउंड एट द डेप्थ लेस देन 150 फीट। ठीक है, 150 फीट के से कम गहराई वाले पानी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, कई कई जगह देखा गया कि कुछ स्पेशल ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे 450 फीट तक भी कोरल पाए जाते हैं। ठीक है, तो कोरल रीफ में दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कोरल पॉलिप। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करता है और एक्सोस्केलेटन यूज करता है अपने ही एंसेस्टर्स का, मतलब जो पहले पॉलिप मर गए उन्हीं की बॉडी का इस्तेमाल करके उनमें कैल्शियम कार्बोनेट अटैच करके स्ट्रक्चर बनाता चला जाता है। ठीक है, तो corals can be found in all the oceans, but the biggest coral reefs are found mostly in the, कहाँ पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे बेसिकली ट्रॉपिकल एरियाज में। जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं और जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में जो पानी है, सीज और ओशियंस हैं, वहां पे पाए जाएंगे, और वो भी शैलो वाटर में पाए जाएंगे, बहुत गहराई में नहीं पाए जाएंगे, और क्लियर वाटर में पाए जाएंगे, जहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा है वहां पे नहीं। ठीक है, अगर कहीं ऑयल स्पिल हो गया है या वहां पे वाटर पोल्यूशन ज्यादा है, वहां पे कोरल रीफ नहीं, साफ सुथरे पानी में पाए जाते हैं। तो जो लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है अर्थ पे, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया के पास, उसे कहते हैं ग्रेट कोरल बैरियर रीफ या ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लगभग 1500 माइल लंबा ये एक कॉलोनी है कोरल की। ठीक है, तो ओशन एसिडिफिकेशन का हमने इम्पैक्ट देख लिया टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स पे, और ये आपका जो आपके फूड चेन है, फूड वेब, उस पर देख लिया, और कोरल रीफ पे क्या प्रॉब्लम है वो देख लिया। अब इसका हम देखते हैं क्लाउड फॉर्मेशन पे क्या इफेक्ट डालता है।
अब देखिए ये एक बड़ा अलग सा केस है, या आप सोचेंगे सर ओशन एसिडिफिकेशन से क्लाउड फॉर्मेशन का क्या रिलेशन बनता है। ठीक है, तो देखिए इसको समझते हैं। देखिए एटमॉस्फेयर में जितना भी सल्फर है, सल्फर, मैं सल्फर डाइऑक्साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ सल्फर की। ठीक है, तो जो भी एटमॉस्फेयर में सल्फर पाया जाता है वो जनरली कहाँ से निकल रहा है, वो एमिट हो रहा है ओशियन से। ठीक है, और स्पेशली वो किस फॉर्म में बाहर निकल रहा है, डीएमएस के फॉर्म में, डाई मिथाइल सल्फाइड के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। ठीक है, और ये डाई मिथाइल सल्फाइड कौन बनाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन कौन होते हैं, प्लांट में जो प्रोड्यूसर होते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे प्लांट्स आपके होते हैं वो आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स हैं, खाना बनाना जानते हैं। वैसे ही जो ऐसे जीव जंतु जो पानी में रहते हैं और फोटोसिंथेसिस करना जानते हैं, अपना खाना बनाना जानते हैं, उनको हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं डीएमएस, डाई मिथाइल सल्फाइड, और इसके थ्रू ये डीएमएस हवा में जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, और सल्फर इसमें से बाहर निकल के एटमॉस्फेयर में मिक्स होना शुरू हो जाता है। Some of the DMS produced by the phytoplankton enters the atmosphere and reacts to make sulfuric acid. ठीक है, इससे सल्फ्यूरिक एसिड भी बनता है, which clumps into aerosols or microscopic airborne particles. और ये सल्फ्यूरिक एसिड कई बार वहीं पे इकट्ठा हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, या जो है डस्ट पार्टिकल्स से अटैच हो जाता है। अब जो भी डस्ट पार्टिकल्स जितने ज्यादा एटमॉस्फेयर में रहते हैं, ठीक है, एरोसोल्स कहें इनको, या पार्टिकुलेट मैटर कहें, या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहें, या डस्ट पार्टिकल्स कहें, लगभग एक ही बात है। तो दीज एरोसोल्स सीड द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। जितना ज्यादा एरोसोल्स, जितना ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे एटमॉस्फेयर में, उतना ज्यादा क्लाउड बने, क्योंकि इन्हीं डस्ट पार्टिकल्स के आसपास आके कंडेंस होते हैं वाटर वेपर। जब वाटर वेपर ऊपर जाती है, गर्म हवा ऊपर जाती है, कंडेंस करती है, इन्हीं डस्ट पार्टिकल्स के आसपास कंडेंस करती है। जितना डस्ट पार्टिकल्स होंगे, एरोसोल्स होंगे, पार्टिकुलेट मैटर उस जगह में होंगे, उसी के ऊपर क्लाउड बनने के लिए ये एरोसोल्स होना जरूरी भी। ठीक है, तो ये एरोसोल्स जो है बनाने में हेल्प करता है डीएमएस, डाई मिथाइल सल्फाइड, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड के क्लम्स बनाता है, छोटे टुकड़े बना लेता है हवा में जाके, जो कि एरोसोल्स का पार्टिकल्स का रूप ले लेता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का रूप ले लेता है, और ये हेल्प करता है क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड आपको पता है ये अर्थ को कूल करने का, क्योंकि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जितनी सनलाइट नीचे आ रही है, कुछ सनलाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ को स्कैटर करता है, कुछ को क्लाउड रिफ्लेक्ट भी कर देते हैं, जिससे क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर ओवरऑल जो है कूल करने का काम करता है। लेकिन जब पानी में एसिडिफिकेशन बढ़ना शुरू होता है, ओशन एसिडिफिकेशन होना शुरू होता है, देन फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसेस लेस डीएमएस। तब फाइटोप्लैंक्टन जो है उतना ज्यादा डाइमिथाइल सल्फाइड प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जब ओशियंस का पीएच कम होना शुरू होता है। तो इससे क्या होता है, हवा में सल्फर की मात्रा कम हो जाती है, एरोसोल्स कम बनते हैं, क्लाउड की फॉर्मेशन रुक सकती है, पानी वर्षा कम होगी, और ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि अगर क्लाउड्स होते तो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देते, एब्जॉर्ब कर लेते, हटा देते थोड़ा बहुत, तो उससे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही थी वो कम होती, सनलाइट कम हीट कर पाती। ठीक है, तो ये आपका इम्पैक्ट हो गया ओशन एसिडिफिकेशन का क्लाउड फॉर्मेशन का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लीजिए, एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियंस इज इंक्रीजिंग, व्हाई इज द फिनोमेना अ कॉज ऑफ कंसर्न। लगातार जो है ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ता चला जा रहा है। अब इससे क्या दिक्कत हो रही है, क्यों ये एक प्रॉब्लम वाली बात। तो देखना इसमें ये है कि स्टेटमेंट आपके पास है, पहला कि ओशन एसिडिफिकेशन होने से क्या होता है, ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, वो भी कैल्केरियस फाइटोप्लैंक्टन्स। मतलब बात हो रही है कोरल पॉलिप की, क्योंकि कार्बोनेट से स्ट्रक्चर बनाते हैं अपना। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, ये हमने देखा कि जितना एसिडिफिकेशन होगा, पॉलिप्स रह नहीं पाएंगे, क्योंकि कार्बोनेट आयंस कम होना शुरू हो जाएंगे, वो बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब कार्बोनेट आयंस रहेंगे नहीं तो कोरल पॉलिप कैल्सिफाइंग नहीं कर पाएंगे, स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे, मरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, वन सही है। दूसरा, ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कोरल रीफ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। हाँ,
कोरल रीफ भी अच्छे से रह नहीं पाएंगे, क्योंकि जो एल्गी वगैरह है वो पीएच चेंजेस के खिलाफ बहुत सेंसिटिव है। जो एल्गी साथ में रहता है कोरल रीफ में जूजेंटली, उसको पीएच चेंजेस पसंद नहीं है, सेंसिटिव होता है। तो अगर एसिडिफिकेशन होगा, पीएच गिरना शुरू होगा, एल्गी भागना शुरू हो जाएगा। तो उस एल्गी के बिना कोरल जिंदा नहीं रह पाएगा, तो खाना नहीं मिलेगा, तो कोरल रीफ मरना शुरू हो जाएंगे, हटना शुरू हो जाएंगे, फूड वेब वहां का डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स दैट हैव फाइटोप्लैंक्टन लार्वा विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। हाँ, ये बात भी लगभग सही है। कई सारे ऑर्गेनिज्म जहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन साथ में रह रहे हैं उनके साथ एज अ सिम्बायोसिस, तो वो भी इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक पीएच। जितना ज़्यादा पीएच होगा तो ये ऑर्गेनिज्म भी वहाँ पे नहीं रह पाएगा। चौथा, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। हाँ, ये बात भी सही है, क्योंकि आपने देखा कि डीएमएस ज़्यादा नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन हैं वो एसिडिक वाटर में ज़्यादा डाइमेथाइल सल्फाइड नहीं बना पाते, और डीएमएस ज़्यादा नहीं बन पाएगा, तो क्लाउड्स ज़्यादा नहीं बन पाएंगे। ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन रुक जाएगा। तो इसमें आपका ऑल ऑफ दी अबव आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसका आपका आंसर हो गया 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ओशन एसिडिफिकेशन डिक्रीजेस द कैल्सीफाइंग एबिलिटी ऑफ कोरल्स। ये आपने देखा है कि कोरल्स जो होते हैं उनको कार्बोनेट नहीं मिल पाता, तो अपने स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह भी हर तरह से जो है अफेक्टेड होती है, और बाकी के जो इसमें स्टेटमेंट्स हैं वो भी सही हैं। ठीक है, कोरल रीफ भी नहीं बन पाते और फाइटोप्लैंक्टन को भी इफेक्ट होना शुरू होता है, डाइमेथाइल सल्फाइड भी नहीं बन पाता। ठीक है, ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। हमने यहाँ पे 2 टॉपिक को देखा, एक आपका देखा एसिड रेन और दूसरा आपका देखा ओशियन एसिडिफिकेशन।